Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के 2 दिनों के पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आज की भाई बहुत सारे पेपर्स आए हुए हैं, क्या करूँ यार। कल की लास्ट शिफ्ट के पेपर्स भी कुछ बच्चों ने जो लास्ट में लेट लतीफ बचे थे रात 9 बजे के बाद भेजे। इसके अलावा 9 जुलाई वाले दिन फास्ट यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूं। अगर नहीं करवा सका तो एटलीस्ट क्वेश्चन की लॉजिक जरूर आपको बता दूंगा। अकेला आदमी हूं, कितना बोझ डालोगे एक बेचारे आदमी पे। भाई खैर 9 जुलाई फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट सबसे पहले नंबर के ऊपर इंग्लिश के सेक्शन के अंदर। आज इंग्लिश के अंदर जो ऐसे पूछा गया, अच्छा ऐसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर आता है, यानी कि फिनटेक के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, बीबीए के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। आज जो इंग्लिश के अंदर ऐसे आया इस्लामाबाद कैंपस में या दूसरे कैंपसेस के अंदर, वहां पे ऐसे आया था अफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऑन आवर कम्युनिकेशन। अफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऑन आवर कम्युनिकेशन, यानी कि आईटी रिलेटेड ऐसे था। इसके अलावा कल रात में मेरी वीडियो के ऊपर एक बच्चे ने कमेंट किया था, जो मैंने कमेंट से शामिल भी करा होगा, कि उनके टेस्ट के अंदर जो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर ऐसे आया था, दैट वाज द अफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। सही है, एक ये ऐसे भी आया हुआ था, एक ग्लोबल इकोनॉमी वाला दूसरा भी हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर के अंदर। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने बताया सर टुडे वाज माय फास्ट बिजनेस टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल। और आगे उसने एसए का टॉपिक बताया हुआ है। इस बच्चे के पेपर में एसए आया हुआ है, ये आज 9 जुलाई का है। इज सेल्फ डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर सक्सेस, इट इज सेड दैट कंप्यूटर विल टेक ओवर आवर लाइव्स। 2 एसए आए हुए हैं, यानी कि पहले नंबर के ऊपर आया हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर आवर सक्सेस, एक एसए ये आया हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर एसए पूछा गया था कि इट इज सेड दैट कंप्यूटर्स विल टेक आवर लाइफ और नॉट, या फिर ऐसे ये भी आ सकता है एआई इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स और नॉट, ये ऐसे भी आ सकता है भाई, क्योंकि ये देखो ये वाला आया हुआ है, इट इज सेड दैट कंप्यूटर विल टेक ओवर आवर लाइफ, एग्री और नॉट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि एग्री और नॉट, ये आईबीएस जमाने से हमने पढ़ा था कि इसमें आप करते हैं क्या हो, एक स्टेटमेंट को लेके चलते हो, स्टेटमेंट को आपने उस स्टेटमेंट के हक के अंदर पूरा ऐसे लिखना होता है। या तो आप बोलोगे एग्री, ये नहीं हो सकता कि आप बीच की बिल्ली बन के बोलोगे भाई मैं एग्री भी और नहीं भी, ये अच्छे काम कर रहा है कंप्यूटर, ये बुरे काम कर रहा है, ये नहीं। कोई जो स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे होता है ना, उसके अंदर आपने कोई एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी होती है, यानी कि जैसे लेट्स सपोज लिखा हुआ है इट इज सेड दैट कंप्यूटर विल टेक ओवर आवर लाइफ, इधर आप एग्री करोगे या आप एग्री नहीं करोगे। लेट्स सपोज अगर मैं हूंगा तो मैं एग्री नहीं करूंगा, मैं इसके जवाब के अंदर मैं दलील दूंगा कि भाई जब कैलकुलेटर आया था तो इंसानों को कहा गया था जब कैलकुलेटर आएगा तो मैथमेटिशियन की जॉब खत्म हो जाएगी। क्या मैथमेटिशियन की जॉब खत्म हुई? नहीं हुई। तो अगर एआई भी कल को आएगा या कंप्यूटर भी कल को आएंगे तो किसी इंसान की जॉब खत्म नहीं होगी। ये आपके पास बुलशिट है। इसके ऊपर आप अपना पूरा जो है ना पॉइंट्स को पूरे बिल्डअप करोगे और उसके ऊपर ऐसे आप लिखोगे। आईक्यू पोर्शन वाज इजी, मैराथन से आया था। अच्छा, ये जो कमेंट है ना, ये आज हमारे पास आया है कि सर ये कल का मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था, सर फास्ट लाहौर शिफ्ट नंबर 2 एसे वाज ऑन हाउ कंज्यूमरिज्म अफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी। सही है, ये एक ऐसे भी आया हुआ है। इसके अलावा भाई एक और बच्चे हैं मूसा अली, ये फरमाते हैं सर आई जस्ट गिव द बीबीए टेस्ट, इट वाज ओवरऑल इजी। आईक्यू में नंबर सीरीज थी काफी सारे, मोस्ट वर वेरी इजी, 1-2 फिगर वाले थे जो मुश्किल थे, अल्फाबेट नंबर वाले भी 4-5 थे, अल्फाबेट नंबर वाले यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। इंग्लिश वाज ओवरऑल इजी अपार्ट फ्रॉम 5-6 एमसीक्यू जिसमें एक स्टेटमेंट वाला था, 2 वर एंटोनियम्स एंड 2 वर एनालॉजीज, 1 वाज स्नैच लीडिंग इज टू ऑप्शन, यानी कि इस तरह से कोई एनालॉजी आई हुई थी। 1 वाज स्नैच स्ट्रेच लिखा है, स्ट्रेच लिखा है, लीडिंग इज टू ऑप्शन। ओके, अच्छा भाई 9 जुलाई 2025 एक और पेपर फास्ट यूनिवर्सिटी का। अब देखो हमारे पास एक शागिर्द आ रहा है और ये शागिर्द फरमाता है कि सर मेरे टेस्ट के अंदर कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था सर के 2 डाई रोल किए जा रही हैं, एक इवेंट ए है जो सम हैव पॉइंट किसी तरह ग्रेटर देन 6 हो और इवेंट बी का जो सम हो वो हो आपके पास इवन नंबर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। यार एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, पहले जरा इसकी बेसिक अंग्रेजी जबान में समझूं। भाई अंग्रेजी जबान क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि 2 डाइस आ रहे हैं, सही है, और 2 डाइस के अंदर टोटल इवेंट तो 36 होते हैं, हमें पता है ना भाई। 2 डाइस के अंदर हमारे टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, 2 डाइस के अंदर टोटल इवेंट होते हैं 36। एग्जामिनर कह रहा है इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है कि सम ग्रेटर देन 6 मिले आपको, तो सम ग्रेटर देन 6 आपको मिले। ओके परफेक्ट। और इवेंट बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो भी सम मिले ना वो एक इवन नंबर होना चाहिए, तो आपको सम इवन नंबर चाहिए इवेंट बी में, और प्रोबेबिलिटी हमें सेकंड इवेंट की निकालनी है। तो यानी कि इवेंट ए का कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसका मतलब वो आपको दिया हुआ है। तो भाई अगर मैं देखूं मेरे फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी इवेंट के आने की, तो बी इवेंट कितनी दफा फॉर्म होगा, सम इवन आना चाहिए। तो यार देखो एक दफा ये हो सकता है, अगर मैं 1-1-1-1-2 होगा आपके पास, एक ये इवेंट हो सकता है, सही है ना। अच्छा भाई इसी तरीके से मेरे पास 2 आ सकता है, हमारे पास 4 आ सकता है। 4 कितनी दफा आएगा, 4 हमारे पास आ सकता है अगर 1,3 हो,
या फिर 3,1 हो, या फिर अगर दो डाइस को रोल करते हो और दोनों पे 2,2 आ जाए, सम 4 का आ सकता है, या फिर इवन नंबर आ सकता है 6 का, क्योंकि 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो ये कितनी दफा होगा 6 हो सकता है 1,5 के ऊपर, 5,1 के ऊपर, 4,2 के ऊपर, 2,4 के ऊपर, 4,2 के ऊपर, 2,4 के ऊपर, या फिर 3,3 के ऊपर। नॉर्मल सी बात है ना, इसके अलावा तो नहीं होंगे, तो टोटल 5 इवेंट्स बनने चाहिए। इसी तरीके से 8 आने का सम कितनी दफा आ सकता है, 8 आने का सम आने के इवेंट्स क्या क्या होंगे, तो 2,6 हो सकता है, 6,2 हो सकता है। इसी तरीके से 8 मुझे और कहाँ मिलेगा, 4 पे मिल सकता है, 3 5 पे मिल सकता है, तो 3 5 एक हो जाएगा, या एक 5 3 हो जाएगा, या फिर मेरे पास एक हो सकता है 4,4, तो और तो नहीं मिलेगा, तो कितनी दफा बनेगा, ये भी 5 दफा ही बन रहा होगा मेरे पास। ओके, और 10 कितनी दफा आ सकता है, 10 आ सकता है मेरे पास 4,6, 6,4 और 5,5 के ऊपर। इसके अलावा 10 तो असम तो नहीं मिल सकता मुझे। अच्छा 12 कितनी दफा आएगा, 11 भी इवन नंबर नहीं है, 12 है, तो 12 एक ही दफा आ सकता है, हमें पता है 2 डाइसेस के केस में 6 के ऊपर। तो कितने इवेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 यानी कि इवेंट्स हैं फेवरेबल हमारे इवन नंबर के आने के। 18 को ऊपर रखा, 36 को नीचे रखा, सिंपलीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा। 18 2 36 होते तो 1/2 डायरेक्टली आंसर आ गया आपके। पेपर के ऊपर अगर मूव करते हैं सर, 2024-25 की मैराथन से काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश के अंदर ये बच्चा बता रहे कि इसके इंग्लिश में सिनोनियम कौन सा आया था, प्लेसिड या फ्लॉन्ट, इसके सिनोनियम पूछे गए थे। तो भाई इंग्लिश के क्वेश्चन भी साथ साथ हमारे पास आ रहे हैं। एक और बच्चे ने 2 तरह के आईक्यू के क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। अगेन आई हैव नो मूड ऑफ सॉल्विंग द आईक्यू, मैं बहुत दफा करवा चुका हूं बेटा, मेरी मजबूरी को अब समझो। तो भाई आईक्यू सॉल्व करने का तरीकेकार, भाई आपके पास मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, सम ऑफ कॉलम चेक कर लेना, डिफरेंस ऑफ कॉलम चेक कर लेना, नहीं तो अल्टरनेट डिफरेंसेस चेक कर लेना, सही आ जाएगा आंसर। तो 2 तरह के आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर, कैसे निकालोगे, याद करो डेरिवेटिव क्या होता था। डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर बेटा हमारे पास कॉट की डेरिवेटिव क्या होती है, ये होती है नेगेटिव के कोसेक स्क्वायर के बराबर, नेगेटिव के कोसेक स्क्वायर के बराबर। तो भाई इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होती है, तो कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव के कॉट एक्स प्लस सी के बराबर। क्वेश्चन तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 10, यानी कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो अर्थमेटिक मीन फॉर्म हो रहा है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास डिवीजन में 2 आता है और ये बराबर है किसके, 10 के। तो एग्जामिनर कह रहा है अगर सातवीं टर्म बराबर है 7 के तो a किसके बराबर होगा। ओके, कोई मसले की बात नहीं। तो यहां से आप पहले a3 की वैल्यू निकाल लो ना भाई, a3 का a3 एज इट इज, a7 की वैल्यू बराबर है 7 के, नीचे डिवीजन में 2 आ गया, इक्वल टू के बाद 10 का 10, 2 10 इज 20, 20 में से 7 को माइनस कर दो, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 के बराबर। बेसिक मैथ्स है यार, 10 2 इज 20, 20 में से प्लस का 7 जब वहां पे जाएगा माइनस का 7 बनेगा, 20 माइनस का 7 13 बन गया, तो a3 आ गया 13 के बराबर। अब हमें a निकालना है फर्स्ट टर्म, कोई मसला नहीं है, सबसे पहले d निकालोगे। d निकालने की सर हाशिम की शॉर्टकट कि भाई बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करोगे और नीचे डिवीजन में इनके एंस को रखोगे। a7 की वैल्यू बराबर है किसके, a7 माय फ्रेंड इज 10, और सॉरी a7 बराबर है किसके, a7 की वैल्यू बराबर है 7 के, और हमारे पास a3 की वैल्यू आई है 13 के बराबर। ओके, और 7 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो 7 में से अगर मैं 13 निकालता हूं तो भाई 7 में से अगर 13 जाएगा तो 6 बचेगा नेगेटिव का, और नीचे आ गया मेरे पास 4 का 4, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 4 का 4, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 4 का 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, सिंप्लीफाई करवाना बच्चों का काम है। कैसे कि भाई सिंपल तरीके से आपने क्या काम करवाना है, 2 2 4 एंड 2 3 6, मेरे पास d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 3/2 के बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 3/2 के बराबर आ गई। अब अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a3 के ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो a3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a3 ओपन होगा a प्लस का 2d इज इक्वल टू 13 के ऊपर, तो a का a एज इट इज प्लस का साइन 2 का 2 d बराबर आया नेगेटिव के 3/2 के ऊपर, इक्वल टू के बाद 13, तो 2 से 2 कट गया, नेगेटिव का 3 वहां पे जाएगा, तो a की वैल्यू आनी चाहिए फिर 16 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का 3 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 3 में एडअप हो जाएगा, तो 16 बन जाएगा। क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, आपको फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कैसे सॉल्व करोगे भाई, आसान तरीकेकार क्या है, सिंपल तरीके से वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, इक्वल टू के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, इक्वल टू के बाद नीचे ए स्क्वायर आ गया, एलसीएम ले लिया ना क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर,
बी स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सिंपल बी स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंपल अब आप अंडर रूट को अप्लाई कर दीजिए, सिंपल रूट्स को अप्लाई कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी सिंपल प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a। लेट मी शो यू गाइस, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी करवाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 3x की पावर 4 माइनस का 4x³ माइनस का 2x प्लस का 7। तो रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है x माइनस 1 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। रिमाइंडर जो भी आपको फैक्टर गिवन है ना, इसको जीरो पे कंसीडर करो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू को उठा के इस क्वेश्चन में प्लॉट करो। इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x आ रहे हैं वहां पे डालोगे तो आपके पास आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IQ की सीरीज गिवन है, चेक कर लेना 6, 8, 10। तो चेक कर लो भाई इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास। 6 से 8 में 2 का आ रहा है, 8 से 10 में 2 का आ रहा है। इवन नंबर की सीरीज चल रही है, यहाँ पे आपके पास हाफ की सीरीज से चल रही है, क्योंकि 0.25 से 0.5 फिर 1 नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 0.5 का मतलब 1/2, फिर 1 फिर 2 फिर 4, यानी कि डिफरेंस आपके पास चल रहा होगा शायद 1/2 का, 2 का चेक कर लेना जो भी आ रहा है आपके पास, है ना। नेक्स्ट सीरीज आ रही है 0, 2, 6, 12, 20 की। ये भी आज के पेपर के अंदर आया था 9 जुलाई को। देखो IQ वाले सॉल्व कर लेना, मैंने बहुत सारे ऑलरेडी IQ के प्लेस पे मेहनत करी हुई है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट ऑन माय एंड। ये आप नोट डाउन करते जाओ, सॉल्व करोगे। 5, 7, 9, 11, 13 का क्वेश्चन आया बता। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है आपके पास 4, 6, 10, 7, 10, 15, 10, 14 और आपके पास डैश। इसके अलावा एक और IQ की सीरीज का क्वेश्चन था 3, 7, 15, 27, 27, 43, 63। तो इसका चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का 1/√3 क्या होगा। तो भाई टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, सिंपल टेंजेंट इनवर्स अप्लाई हो जाएगा 1/√3 के ऊपर। और 1/√3 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है π/6 के, यानी कि 30 डिग्री के। किसके बराबर होता है, π/6 यानी कि 30 डिग्री के। किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स आपके पास दुनिया में बराबर होता है आपके पास सिंपल तरीके से 1/√3। इट इज ऑलवेज इक्वल टू π/6, दैट इज 30 डिग्री। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट इनवर्स का एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। आई गेस दैट वाज √3 और नहीं 2/√3 वाला, 2/√3 वाला या √3/2 वाला। यार एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3/2। तो भाई इस क्वेश्चन की डायरेक्टली वैल्यू याद कर लो, 40 डिग्री के बराबर होती है। अदरवाइज आप सॉल्व करने पे जाओगे तो पहले आप डेसिमल में चेक करो कि भाई टेंजेंट इनवर्स आपको पता है 1/√3 होता है 30 डिग्री के बराबर, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री के बराबर, और टेंजेंट इनवर्स √3 बराबर होता है 60 के बराबर। तो √3/2 जो होगा लगभग आपके पास 45 से थोड़ा सा पहले का एंगल आ रहा होगा। तो √3/2 किसके बराबर आ रहा होगा हमारे पास, सिंपल तरीके से लगभग 40 पॉइंट समथिंग के आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी फास्ट के अंदर बहुत पूछा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल साइड इज 6, 8, 10, एरिया ऑफ द इन सर्कल निकालना है, कल की क्लास में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलाज पूछे हुए हैं कि 4 टाइम्स ऑफ द सर्कम रेडियस साइन a/2। अच्छा नहीं, क्वेश्चन वो नहीं आ रहा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक MCQ क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है 4 टाइम्स ऑफ r इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है, हमें ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। तो 4r का 4r, हमेशा याद रखिएगा कि भाई आपके पास जो साइन a/2 होता है ना और साइन b/2 होता है, सही है, ये साइन a/2 है, साइन a के नीचे 2 है, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन का β/2 और साइन γ/2, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से r डिवाइडेड बाय 4r के, हमेशा याद रखिएगा, यानी कि इन रेडियस डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द सर्कम रेडियस के। तो भाई हमारे पास इस कंप्लीट टर्म की जगह पे क्या आ सकता है, इस कंप्लीट टर्म की जगह के ऊपर मेरे पास आ जाएगा सिंपल r डिवाइडेड बाय 4r, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, r के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है यार, cos टू थीटा बराबर होगा किसके, cos का डबल एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। फिर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल sin थीटा प्लस cos थीटा बच रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा क्यूब क्या होगा। भाई बेसिक चीज है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई जाती है आप लोगों को। कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, 1 का 1 ही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, तो बताइए अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है यार, सिंपलीफाई करवा दो। मैट्रिक्स सिंगुलर होने का मतलब होता है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 लैम्डा के बराबर माइनस का 5 4 इज 20 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 20 एंड 2 10 इज 20, तो लैम्डा की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बेटा रिपीटेड आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वाला। मैंने आपको बताया था सबसे पहले cos अल्फा निकालोगे x डिवाइडेड बाय
वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर cos बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर cos गामा इज इक्वल टू z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल तरीके से आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, कल की क्लास में भी सॉल्व करवाया था। हमारे एक और बच्चे ने फरमाया कि सर आज मेरा फास्ट कराची के अंदर टेस्ट था, मेरा एग्रीगेट 76.21 का बन रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपके लेक्चर्स की वजह से स्कोर अप किया मैंने। मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पीनेस एंड मोर सक्सेस, जज़ाकल्लाहु खैर। जवेरिया मोहम्मद इब्राहिम का आज पेपर था, ये फरमाती हैं एडवांस मैथ्स के अंदर सर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। वेरी गुड, बहुत सारे एल हॉपिटल रूल के क्वेश्चन आए हुए थे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स आई हुई थी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स का तरीकेकार। यार ये क्वेश्चन पेपर मेरे ख्याल में कल वाले रिपीट हो रहा है, मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी बता दिया था पेपर। आई एम सॉरी, ये पेपर रिपीट हो रहा है, ये कल की क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया था जबीरिया मोहम्मद इब्राहिम का पेपर, क्योंकि ये मुझे याद पड़ रहा है कोसेक इनवर्स वाला, ये कल की क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया था। सो आई एम स्किपिंग दिस पेपर। अच्छा भाई, हमारे एक और शागिर्द का एग्जामिनर कहता है कि भाई y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स कौन सी इक्वेशन है और इसके ना परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी होती है? अब जो ए लेवल्स का बच्चा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ए लेवल्स वाले फिर भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी होती है? वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, उस लाइन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। जबकि y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की लाइन कौन सी होती है? y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। अब एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, कौन सी इक्वेशन है? तो भाई वो लाइन है जो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। स्लोप इसका होगा नेगेटिव, स्लोप इसका होता है आपके पास नेगेटिव के 1 के बराबर, और आपके पास थीटा की वैल्यू होती है 135 डिग्री के बराबर। तो अब पता नहीं इसमें पूछा क्या जा रहा था, आई डोंट नो। तो कौन सी इक्वेशन है जो इसके ना परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल? अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, और इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी कि भाई इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स की, और इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की। आप ग्राफिक्स कैलकुलेटर किसी को भी जाके चेक भी करोगे, आ जाएगा। i, j, k का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है भाई? ये किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है i कंपोनेंट 1 और नीचे i j k का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 1 1 अंडर रूट 3। तो सिंपल सी बात है 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3। i j k का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं स्लोप एंड पॉइंट वर गिवन इक्वेशन निकालनी थी। तो भाई कैसे निकालते हो यार? थोड़ी सी जगह में बना लेता हूँ। जगह बनाना तो मेरे बच्चे को एटलीस्ट सीख ही ली होगी कि भाई हम किस तरह की कितनी फनकारियां करनी पड़ती हैं। थोड़ी सी जगह मैं जरा बना लेता हूँ यार, सही है? थोड़ी सी जगह मैंने बना ली ताकि हमारे पास कुछ अल्लाह भला करे कोई जगह बन जाए। अच्छा, स्लोप एंड पॉइंट गिवन थे, इक्वेशन बनानी थी। तो बेटा अगर कभी भी आपको पॉइंट दिया जाए और आपको स्लोप दे दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन का y माइनस का y1 इज इक्वल टू m का m इंटू x माइनस का x1। पॉइंट आपका x1 y1 होता है। सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है बेटा? अब देखो एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं टेंजन ऑफ द सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। यानी कि एक लाइन अगर सर्कल पे टेंजन क्रिएट कर रही है तो आपके पास टेंजेंट लाइन की कंडीशन पूछी हुई थी। तो भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि बेटा कॉनिक सेक्शन के अंदर खुदारा एसेंट्रिसिटीज का जो टॉपिक है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तमाम चीजों की एसेंट्रिसिटीज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा सर्कल की टेंजेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, एलिप्स की क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई देखो जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, ये होती है c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m के बराबर। सही है? सिमिलरली आपके पास एलिप्स की क्या होती है, याद करो, ये होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आगे m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। हाइपरबोला की क्या होती है भाई? ये बच्चों के पेपर में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों के पेपर में आए हुए हैं कि भाई हाइपरबोला की कंडीशन टेंजेंसी पूछी जाएगी तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होती है। जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द सर्कल की जनरल इक्वेशन यानी कि आपसे कंडीशन टेंजेंसी पूछी जा रही है तो किसके बराबर होगी? ये आ जाएगी सिंपल c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस का m स्क्वायर। ये सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई? मुझे बताओ क्या मुश्किल चीज आ रही है इसके अंदर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, डेरिवेटिव तो कर ही लोगे। अच्छा भाई, वाह भाई वाह। एरिया अंडर दी कर्व टाइम ज्यादा ले रहा था लेकिन क्वेश्चन हो रहे थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सब याद कर लो। इन सर्कल, सर्कम सर्कल, स्क्राइब सर्कल। मैंने क्या कहा था? मेरी बात पे अमल ही नहीं करता बच्चा। क्या कहा था भाई? ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सर्कल का इन रेडियस, सही है, सर्कम रेडियस, आइस वाला फॉर्मूला कितनी दफा बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और कैसे बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा स्क्राइब सर्कल डेल्टा डिवाइडेड बाय माइनस a, ट्राइंगल के फॉर्मूलाज एरिया के सारे कि 1 डिवाइडेड बाय 2 ए बी साइन अल्फा के दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो या फिर तीनों साइड्स गिवन हो, हीरोज लॉ, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, cos 5 थीटा किसके बराबर होता है भाई? sin 5 थीटा cos 5 थीटा मैराथन में भी बताया था, सॉल्व करके चले जाओ, उसको याद करके चले जाओ। sin 5 टाइम्स ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? cos 5 टाइम्स ऑफ थीटा किसके बराबर होगा?
मैट्रिसेस आसान थे, सब कर लोगे, ये अच्छा लेजेंड बच्चा है कोई, सब कर ही लोगे। 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है। और इसके अलावा बच्चा कह रहा है कि सर अच्छा 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा कैलकुलेट करना था और आपको जो ट्राइंगल गिवन था वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था। अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा कैलकुलेट करो और थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर गिवन है आपको और बेस भी गिवन है। तो ऐसा फॉर्मूला से परपेंडिकुलर बेस दोनों आते हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो टेंजेंट थीटा मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पेंट अपॉन बेस, तो 2/3 की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा की। और यहां से आप टेंजेंट थीटा आपको मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा, अगर आप एलसीएम लोगे तो वन कैसे सॉल्व करें, नीचे आ जाएगा sin cos, ऊपर आ जाएगा cos प्लस का sin। अगर आप एलसीएम को ब्रेक डाउन करोगे तो वापस से वही फनकारी बन जाएगी। तो नहीं, ये क्वेश्चन या तो फिर अलग है, ये क्वेश्चन या तो फिर अलग है। बच्चा कह रहे ऐसा कुछ था तो हमें इल्हाम तो नहीं हो सकता ना, बट लॉजिक ही बनती है उसकी। बाइनरी ऑपरेशंस के सवाल थे, ओके परफेक्ट। यानी कि आप बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब ये है कि भाई आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट के क्वेश्चंस आए हुए थे, ये भी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। जैसे कि हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर आप किसी भी टर्म को अगर बाइनरी ऑपरेट करवाते हो ऐसी टर्म के साथ कि आंसर में वापस ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। या फिर किसी भी टर्म को अगर उसी के इनवर्स के साथ अगर आप बाइनरी ऑपरेट करवाते हो कि आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, इनवर्स का कॉन्सेप्ट कहलाता है। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आई भी थी। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करोगे, ये बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे 1 कंसीडर करोगे, ये 1 आपका v बन जाएगा, साइन इनवर्स आपका u बन जाएगा, सिंपल u इंटू v का फॉर्मुला अप्लाई करोगे। cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे बैच के बच्चे हैं ना, दुआएं दे रहे होगे। cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेने की मैंने शॉर्टकट आप लोगों को सिखाई भी है। cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे लेते हो, सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या लिखोगे, हमेशा एक दफा लिखोगे x डिवाइडेड बाय 2, फिर cos का अगर फंक्शन आ रहा है तो प्लस का साइन, फिर 1/2 का 1/2, जो भी यहाँ पे तुम्हारे एंगल के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल के साथ मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखोगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, फिर ऊपर जाओगे हमेशा साइन लिखोगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में रखी है वो तुम्हारा एंगल बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है, कौन कहता है मुश्किल है यार, कौन कहता है, जरा बताओ, नाम बताओ मुझे उसका। आसान नहीं है भाई, आप बोलोगे आसान पेपर है, आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, पूरी एक साल की मेहनत है इनके ऊपर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई साइन इनवर्स e की पावर x का क्वेश्चन आया हुआ था, इनवर्स फंक्शन भी गिवन है और आपके पास पर्टिकुलरली एक्सपोनेंट फंक्शन भी गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन मांगी भी थी। तो ये भी आप बाय पार्ट्स के ऊपर ही सॉल्व करोगे। कैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम आइलाटे मेथड को पढ़ेंगे, आइलाटे मेथड को। एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है और देखो इनवर्स पहले आ रहा है, इनवर्स को आप u कंसीडर करोगे, इसको आप v कंसीडर करोगे, तो आपका u बन गया, ये आपका v बन गया। अब इसके ऊपर आप आइलाटे का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेसिक मैथ्स के अंदर, आपके पास आ रहा है अल्लाह भला करे log बेस 16 और यहाँ पे आ रहा है 0.125। तो 0.125 क्या होता है, 1/4 के बराबर। 0.125 बल्कि चेक कर लो ना यार, इतना इसमें घबराने की जरूरत क्या है। क्वेश्चन आ रहा था log, ये वैसे मैराथन में करवाया था, इंटू 0.125। 0.125 किसके बराबर होगा, डेसिमल को राइट साइड पे भेजोगे, 3 डिजिट आगे भेज लो डेसिमल को, तो डिवीजन में 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करवा दो इसको तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 का टेबल। अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना 5 के टेबल को, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बिस्मिल्लाह 5 2 is 10, देन 5 5 is 25, देन 5 2 is 10, 2 0 के 2 0, और 25 के टेबल में 200 कहाँ पे आएगा, 8 के ऊपर। यानी कि 0.125 बराबर होता है 1/8 के। एक्जैक्टली मैंने आपको मैराथन में करवाया था। तो log बेस 16 और ये आ गया 1/8 के बराबर। सही है ना, 1/8 के बराबर आ गया। 1/8 का मतलब होता है 8 की पावर -1 का होना। तो मैं कह सकता हूं कि log बेस 16 और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 1/8। तो 8 का मतलब 1/8 का मतलब है 8 की पावर -1। log की प्रॉपर्टी होती है -1 को उठा के पहले फेंक दो, सिंपल आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया log बेस 16, यहाँ पे 8 का 8। फर्दर सिंप्लीफाई इसको कैसे करवाओ, कैसे सिंप्लीफाई करवा सकते हैं फर्दर, ये क्या बन जाएगा, log का log एज इट इज 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4 और 8 होता है 2 की पावर 3 के बराबर। सही है। तो कभी भी आपके पास दुनिया में लॉगरिथम के अंदर बेस और फंक्शन के अंदर अगर नंबर सिमिलर आ जाए तो उनकी पावर्स को आप एज इट इज ऊपर नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे आपके पास जो बेस के अंदर वैल्यू आ रही है ना और जो फंक्शन आपका आ रहा था, उन दोनों के अंदर बेसिस सिमिलर आ रही है, 2 2 आ रहा है।
इनकी जो पावर्स है ना उनको डायरेक्टली आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ गया नेगेटिव का 3/2। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल इज दैट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे फरमा रहा है कि भाई तुम्हें क्या कैलकुलेट करके बताना है। एक कैलकुलेट करके बताना है, फैक्टर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल है क्वेश्चन ये वाला फैक्टर वाला क्वेश्चन। तो भाई जो भी फैक्टर गिवन होगा उसको उठा के डाल दोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, मुझे बताओ इसके अंदर क्या चिंता की बात आ रही है आपके पास, सिंपल तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा हुआ है। अच्छा, अगेन ये फैक्टर वाला क्वेश्चन बच्चों वाला होता है कि देखो जो भी आपको फैक्टर की वैल्यू गिवन है ना, ये x माइनस का जैसे फैक्टर आ रहा है, तो x की वैल्यू बराबर आ गई a के, तो जहां जहां आपकी क्वेश्चन के अंदर x आ रहा है वहां पे a को प्लॉट कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का 13 a माइनस का 20। अब सिंपल आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो a की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, सिंपल तरीके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर बॉय स्टैंड फॉर ACW। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर एक बेसिक आईक्यू टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कि बॉय स्टैंड फॉर AC। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, AC यहाँ पे होगा NP, ये N लिखा हुआ है भाई, ये W नहीं है ये N है, और आगे लिखा हुआ है X और Z। तो क्या पैटर्न बन रहा है? अरे सिंपल है ना यार, A और C के दरमियान में क्या होता है? B होता है। N और P के दरमियान में क्या होता है? O होता है, NOP ना। और X और Z के दरमियान में क्या होता है? Y होता है, तो बॉय फॉर्म हो रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है RTNPMO क्या होगा? R और T के दरमियान में क्या होता है? R और T के दरमियान में होता है एक तो S होता है, N और P के दरमियान में O होता है, और M और O के दरमियान में क्या होता है? हमारे पास N आ रहा होता है ना, M और O के दरमियान में N आता है, तो सन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही बेसिक आ रहा है कि 3x/2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2x। तो x की वैल्यू निकालो, बेसिक अलजेब्रा को सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह की आपके पास 3-4 सीरीजेस आ रही थी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आज आया हुआ था फास्ट के पेपर के बेटे। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है लिमिट x अप्रोच कर रही है π/2 के ऊपर, sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस का cos x इसके बराबर होगा। तो भाई अगर आप वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करते हो तो ये बन जाएगा sin π/2, और नीचे आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं डाल के पहले चेक कर लूँ ना, sin π/2 माइनस का cos π/2। तो sin 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, sin 90 की जगह पे 1 आ गया, cos 90 बराबर होता है 0 के, डायरेक्टली आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है x अप्रोच कर रहा है π/4 के ऊपर, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन की लॉजिक ये होती है कि मैं डायरेक्टली स्क्वायर को कॉमन लेके एक ही दफा बाहर शिफ्ट कर देता हूँ। अब चूंकि x अप्रोच कर रहा है π/4 के ऊपर तो सॉल्वेबल है ये, क्योंकि sin π/4 बराबर होता है किसके? sin π/4 यानी कि 45 डिग्री, sin 45 बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 1/√2 के, सही है ना, 1/√2 के, और नीचे भी क्या आ जाएगा π/4 x की जगह के ऊपर, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल 1/√2, और π/4 नीचे से ऊपर जाके ये बन जाएगा 4/π, और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर को अप्लाई कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर इज 16, √2 का स्क्वायर इज 2, और पाई का पाई स्क्वायर 2 8 इज 16, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर के बराबर। अच्छा बेटा, अब देखो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोसेक इनवर्स x की इंटीग्रेशन। तो भाई कोसेक की इंटीग्रेशन कैसे लोगे? मैंने कल की क्लास में बताई थी, सिंपल ये बाय पार्ट्स पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 कंसीडर करोगे, ये आपका v वाला पार्ट होगा, ये आपका u होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इट्स अ बिट ट्रिकी वन। एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई शेडेड एरिया निकालो इस सरफेस। भाई मेरे पास जो कर्व आ रहा है, किस चीज का कर्व आ रहा है? साइन एक्स का, मगर ये नेगेटिव के साइन एक्स का कर्व होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि देखो मेरा कुछ शेडेड एरिया आपके पास ऊपर है, यानी कि -1 to 0 के ऊपर मेरा रीजन पॉजिटिव है, जबकि 0 से 1 के ऊपर मेरा रीजन क्या आ रहा है? नीचे की जानिब, यानी कि नेगेटिव के y के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है नेगेटिव के साइन पाई एक्स की, सही है ना भाई? तो साइन पाई एक्स का मेरे पास बेसिकली ग्राफ आ रहा है। अच्छा भाई, इसकी ऊपर अगर मैं निकालता हूं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के ऊपर जाऊं, तो मेरी एक लिमिट देखो -1 है, एक लिमिट +1 है, एक लिमिट -1 है, एक लिमिट +1 है, नेगेटिव का साइन पाई एक्स का पाई एक्स। अभी आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमारे पास आधा हिस्सा जो है ना ये पॉजिटिव का रीजन है, आधा हिस्सा नेगेटिव का रीजन है, कि -1 to 0 मेरा जो साइन का ग्राफ है ये ऊपर की जानिब है, और 0 से 1 के ऊपर नीचे की जानिब है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए इसकी लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं लिमिट्स को ब्रेक कैसे करूंगा? मैं करूंगा इसको -1 0, सही है, -1 0, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन पाई एक्स एज इट इज, फिर इंटू dx, और एक दफा प्लस के बाद
यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 और 0, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और 0, 0 -1 1 और 0। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई -1 और 1 यहाँ आ गए, यहाँ आपकी सिमिलर वैल्यूज आ गए, सिंपल है। अच्छा, तो अब हमने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, क्योंकि भाई दो दफा आपके शेप हो रही है ना, एक दफा पॉजिटिव रीजन हो रहा है, एक दफा नेगेटिव रीजन हो रहा है। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकता हूं, अभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा यहाँ पे एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई होगा, तो बाहर चूंकि मौजूद नहीं है, तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, यहाँ पे भी पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, सही है। तो पाई पाई लेकर आ गए, तो 1/पाई को एक काम करो कॉमन लेके बाहर ही लिख दो, दोनों टर्म्स में आ रहा है। अब फाइनली साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव का कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन गया पॉजिटिव का कॉस पाई एक्स, और मेरी लिमिट्स आ रही हैं 0 और -1 की, फिर प्लस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव का कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का कॉस पाई एक्स, मेरी लिमिट्स आ गई 0 और -1 की, बाहर आ जाएगा सिंपल, कुछ भी नहीं, सही है ना। अब फाइनली आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करोगे, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, एक दफा ये हो जाएगा मेरे पास कॉस पाई इंटू 0, यानी कि कॉस 0 बन जाएगा ना बेटा, और फिर लोअर लिमिट तो ये बन जाएगा कॉस नेगेटिव का पाई, क्या बन जाएगा कॉस नेगेटिव का पाई, यानी कि कॉस नेगेटिव 180, फिर प्लस का साइन, और एक दफा ये हो जाएगा कॉस का कॉस 0 इंटू पाई तो 0, और माइनस का फिर कॉस पाई इंटू -1 तो ऑब्वियसली नेगेटिव का पाई बन जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने पे जाऊं, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, 1/पाई का 1/पाई, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस का एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉस होता है ना 1 या -1 होता है, तो कॉस 0 1 के बराबर आ गया, और कॉस जो होता है नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो यानी कि आसान भाषा में कॉस पाई मौजूद है, और कॉस पाई किसके बराबर होगा, कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का साइन, कॉस 0 का कॉस 0 बराबर होता है किसके 1 के, और कॉस नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, तो ये 1 + 1 + 1 ये बन गया 4/पाई के बराबर, ये इसका आंसर आना चाहिए था। डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका फिर आंसर लॉजिक की बनती है। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई कि आपको i इंटू क्रॉस प्रोडक्ट के लेना था, तो इसका आंसर बताइए। तो भाई देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, i से j पे जाते हो, j से k पे जाते हो, हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहा होता है। अब देखो अगर मैं i से k पे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव के j के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है फंक्शन ऊपर f प्राइम x भी गिवन है, तो भाई फंक्शन का अगर बाहर डेरिवेटिव गिवन है, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऊपर भी पावर आएगी n प्लस का 1, एक दफा ऊपर आएगा और एक दफा नीचे भी आ जाएगा, सिंपल है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सेट गिवन था a, b, दूसरा सेट था c, d, तीसरा सेट था e, f। तो पहले b यूनियन c निकालो, तो b यूनियन c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c, d, e, f, और फिर इसका a के साथ भी अगर मुझे यूनियन लेना है तो ये a, b, c, d, e, f बन जाएगा। वेक्टर गिवन है मैग्नीट्यूड 7 का, और डायरेक्शन आपको बतानी है इसकी 4i कंपोनेंट माइनस का 3j प्लस का 2k, अगेन सेम है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म पे कन्वर्ट करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इस वाले वेक्टर का, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है 16, -3 का स्क्वायर है पॉजिटिव का 9, एंड 2 का स्क्वायर है 4, तो 16 और 9 25, और 25 और 4 रूट 29। ये मैंने क्वेश्चन से करवाया हुआ है। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/√29, और आगे हो जाएगा बेटा माइनस का i कंपोनेंट माइनस का 3/√29, देन j कंपोनेंट, फिर प्लस का 2/√29, एंड देन k कंपोनेंट। अब चूंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 भी है, और उसकी डायरेक्शन आपको बता, आपसे कह रहा है कि आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इस वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो आपने पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो वेक्टर आपको गिवन है। अब आपको चूंकि एग्जामिनर कह रहा था मैग्नीट्यूड 7 का इस डायरेक्शन में निकालो, तो आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो 7 4 दैट इज 28 i कंपोनेंट, नीचे √29, 7 से पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दो यूनिट वेक्टर को, 7 या 21, तो ये बन जाएगा 21/√29 इंटू j कंपोनेंट, और 7 2 दैट इज 14 इंटू k /√29, ये आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज गिवन है काफी सारी, इसको खुद से बैठ के सॉल्व कर लोगे। 7 7 9 13 19, 7 6 5 4 12 13 16 21 28 37, इस तरह की काफी सारी सीरीज गिवन है। बच्चों ने, बहुत बड़ी बात है, बच्चों ने अपनी सारी सीरीज शो करी हुई है, तो भाई ये बच्चों के पेपर के अंदर आई थी, अब इसको काइंडली सॉल्व कर लीजिएगा। sin 5 थीटा वाला क्वेश्चन अगेन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है टेंजेंट इनवर्स π/2, माशा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है sin 5 थीटा वाला। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत दफा बता दिया कि भाई इसका डायरेक्टली गूगल से फॉर्मूला पढ़ के चले जाना, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बेताशा दफा रिपीट हो रहा है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि टेंजन इनवर्स पाई बाय 2 किसके बराबर होता है। अगेन अभी एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको डायरेक्टली मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि देखो हमेशा दुनिया में याद रखिएगा टेंजन 90 जो होता है ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो भाई आपके पास कभी भी अगर एग्जामिनर कहते हैं ना टेंजन इनवर्स पाई बाय 2 निकालिए, तो भाई कभी भी 90 डिग्री तक नहीं पहुंच रहा होता। उसके ऊपर सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप 180 बाय पाई से पहले सिंप्लीफाई करके चेंज करो। तो अगर आप इसको चेंज करवाते हो 180 बाय पाई से सिंप्लीफाई करके, तो ये आपके पास डायरेक्टली आपके पास टेंजेंट इनवर्स जो 90 डिग्री आपके पास आएगा ना, टेंजेंट इनवर्स 90 डिग्री, ये तकरीबन 89 पॉइंट समथिंग का आ रहा होगा इन डिग्रीज की फॉर्म के अंदर, जबकि यहाँ पे रेडियन में कहा हुआ है। तो रेडियन में इसका आंसर तकरीबन 1.52 के बराबर होता है। कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको कैसे आप उसके ऊपर कर रहे हो इट डिपेंड्स। सही है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन से गिवन है वो मैटर करते हैं। अगर तो मेरे पास वहां पे पेपर के अंदर आता है तो टेंजेंट इनवर्स 90 डिग्री, टेंजेंट इनवर्स पाई बाय 2 बराबर होगा किसके, या टेंजेंट इनवर्स पाई बाय 2 बराबर होगा मेरे पास सिंपल तरीके से। अगर रेडियन की फॉर्म में है तो 1.52 या 1.53 इसका आंसर होगा, और अगर डिग्रीज की फॉर्म में गिवन है टेंजेंट इनवर्स 90 तो ये बराबर होगा तकरीबन 89 पॉइंट समथिंग के। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर एक और क्वेश्चन जो आया था, सॉरी मैं इसको रोटेट सही करवाता हूँ, एक मिनट। इसको अगर हम रोटेट करवाएं लेफ्ट के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आया था कि लिमिट अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू के बाद एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्या क्वेश्चन है आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करी, यहाँ पे भी अप्लाई करी। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, बट समथिंग लाइक दैट, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू एक्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा भाई, एक और बच्चा बता रहा है कि भाई बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स का एक ही सिस्टम है, टोटल मार्क्स पर एमसीक्यूज। ओके यार, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा, एक और बच्चे पेपर आ रहा है, ये फिनटेक का आ रहा है। इसमें बच्चा बता रहा है कि भाई सर क्वेश्चन आया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक आपको ऑप्शन गिवन था 3/5 का। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होता है जहां पे डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू रिपीट करती जाती है इन्फिनिटी तक। तो एक नंबर है 3/5 का, एक नंबर है 22 डिवाइडेड बाय 12, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 11/6 बन जाएगा। और एक आ रहा है मेरे पास 7/10 का, एक आ रहा है 5/4 का। तो भाई इसके लिए एक शॉर्टकट तरीकेकार ये होता है कि दुनिया के अंदर अगर कभी भी आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग है ना, तो उसके डिनोमिनेटर को जब आप सिंप्लीफाई आप करते हो तो उसके बाद 2 आएगा या 5 आ रहा होगा। ओके, एज दी प्राइम फैक्टर्स, एज दी प्राइम फैक्टर्स। सही है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो भाई यहाँ पे देखो पहले वाले में 3/5 आ रहा है, 11/6 का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से 2 इंटू 3 होता है 6 ना, और 7/10 का मतलब है 2 5 ज़र 10, और 5/4 का मतलब है अगेन 2 इंटू 2। तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल उस वक्त बनता है जब आपके डिनोमिनेटर के अंदर आपको 2 या 5 मिल रहा हो। तो भाई देखो 2 या 5 अगर आपको डिनोमिनेटर के अंदर मिल रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, इसमें भी देखो आपको 2 या 5 मिल रहा है, इसमें भी आपको 2 मिल रहा है। जबकि खाली ये वो एक ऑप्शन है जहां पे डिनोमिनेटर में आपको 2 के साथ 3 भी मिल रहा है। तो 3 की वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग के लिए एक शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वहां पे 2 आ जाए या 5 आ जाए एज अ फैक्टर, तो वो उसको टर्मिनेटिंग बना रहा होता है, वो उसको टर्मिनेटिंग बना रहा होता है। यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए देखो आप वो तमाम नंबर्स एक्सक्लूड कर दोगे जहां पे 2 या 5 आ रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए और बी और सी, ऑप्शन ए सी और डी के अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2 के साथ 3 भी आ रहा है, जो कि इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। यानी कि यहां पे डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट कर रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज अ ट्रायंगुलर शेप ऑन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स साइड। पेंटागन। एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज अ ट्रायंगुलर शेप ऑन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स साइड्स। पेंटागन या पिरामिड या टेट्राहेड्रॉन। ओके, अब देखो पिरामिड जो होता है ना, ये एक स्क्वायर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर फेसेस के होते हैं, वाइल टेट्राहेड्रॉन होता ही आपके पास 3D के ऊपर ट्रायंगल का होना है, यानी कि 4 टाइम्स ट्रायंगल का होना है। जबकि पेंटागन के अंदर आपकी 5 साइड्स होती हैं और कोई ट्रायंगल इन्वॉल्व नहीं होता। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम आपके पास पर्टिकुलरली एक होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर डी होगा 2 और 3, क्योंकि पिरामिड में भी ट्रायंगल होगा, टेट्राहेड्रॉन में भी होगा। पेंटागन तो आपके पास सिंपल 5 साइडों वाली शेप को हम कहते हैं ना, पेंटागन 5 साइडों वाली शेप, 1 2 3 4 और 5 साइडों वाली शेप को पेंटागन कहते हो। पेंटागन में खाली ट्रायंगल नहीं होगा, बाकी पिरामिड में भी होगा, टेट्राहेड्रॉन में भी होगा। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि 0.135 को डिवाइड करवाइए 2.7 के ऊपर। इसको अगर मैं डिवाइड करवाऊं, डेसिमल को राइट साइड पे भेजोगे तो बेसिक लॉजिक होती है अपोजिट साइड पे 1 के बाद उतने 0 आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2.7 है, 2.7 की भी अगर मैं डेसिमल को आगे भेजूंगा तो अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद एक 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 1000।
इंटू 10 डिवाइडेड बाई 27, जीरो से जीरो कट गया, तो 135 डिवाइड 27 कर लो, फिर डिवीजन में 100 लगा देना। तो अगर मैं करता हूँ सिंपल तरीके से क्या चीज़, अगर मैं 135 डिवाइडेड बाई 27 के ऊपर जाता हूँ, 27 को मैंने 135 को मैंने अंदर रखा, 27 को मैंने बाहर रखा। 27 5 पे जरा चेक करना बेटा, 5 7 जार 35 का 5 3 कैरी, 5 2 जार इज 10 और 3 सही है ना, एक्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है। 27 5 के ऊपर क्या होता है, एक्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 135 का 135 जीरो का जीरो, तो यानी कि 27 के टेबल के ऊपर 5 के 135 आता है, ऊपर 5 आ गया, नीचे 100 आ गया, 5 20 जार इज 100, तो 1/20 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है A, B and C invested in a business, they got a profit of 1980 rupees, the profit was shared between them such that half of A profit, 1/3 of the B profit and 1/6 of the C profit were equal, how much did B get? Okay, nice question। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या दी हुई है, एग्जामिनर कह रहे हैं हाफ ऑफ द ए प्रॉफिट जो है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1/2 ऑफ ए बराबर है किसके, ये बराबर है 1/3 ऑफ द बी प्रॉफिट के, यानी कि 1/3 ऑफ द बी के बराबर है, सही है। और ये बराबर है किसके, 1/6 ऑफ द सी प्रॉफिट के, परफेक्ट। और ये सारे के सारे आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसको आप सपोज कर लो एक्स के बराबर है, ये सही है ना। अच्छा, तो मेरे पास ए बी और सी ने एक्चुअल कोई अमाउंट इन्वेस्ट करी थी बिजनेस के ऊपर, जहां से टोटल प्रॉफिट मिला 1980 का। द प्रॉफिट वाज शेयर बिटवीन देम इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द ए प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द बी प्रॉफिट एंड 1/6 ऑफ द सी प्रॉफिट वर इक्वल, हाउ मच द बी गेट। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने सबसे पहले इस बेसिक कंडीशन से अपनी कंडीशन बना ली। इसके बाद देखो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है, मेरा ए का जो प्रॉफिट है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लेट सपोज वो ए के बराबर ही है, बी का प्रॉफिट बी के बराबर है और सी का प्रॉफिट सी के बराबर है। अगर मेरी ये कंडीशन फॉर्म हो रही है तो मैं कहता हूं कि ए का प्रॉफिट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, सही है, और बी का प्रॉफिट क्या है, बी का प्रॉफिट 3 टाइम्स ऑफ एक्स है, और सी का प्रॉफिट है 6 टाइम्स ऑफ द एक्स के बराबर। ये मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर टोटल प्रॉफिट 1980 के बराबर है, क्योंकि देखो आपको जो कंडीशन गिवन है ना, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, ये मैं सपोज कहां से कर रहा हूँ, 2x 3x 6x, अगर आप इसको उल्टा करो ना, तो भाई मैंने कहा कि भाई लेट सपोज ए ने इन्वेस्ट करे हैं 2x, बी ने करे हैं 3x और सी का है 6x के बराबर। क्योंकि देखो अगर ये सारे के सारे x के बराबर हैं, अगर ये सारे के सारे x के बराबर हैं, तो भाई लेट सपोज मैं कहता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ ए बराबर है किसके, x के। कंडीशन गिवन है आपको, ये आप खुद से सपोज नहीं कर रहे, ये कंडीशन गिवन है 1/2 ऑफ ए बराबर है x के, हमने x कंसीडर कर लिया ना, क्योंकि तीनों के प्रॉफिट्स आपस में बराबर है, 1/2 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी और 1/6 ऑफ सी, ये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो भाई अगर मैं लेट सपोज कंसीडर करता हूं x के बराबर है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x, b की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x, c की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ द x के बराबर। ओके, अच्छा अब मैं इसको अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकालना चाहूं, तो मैं सिंपल a की वैल्यू 2x फिर प्लस का 3x फिर प्लस का 6x, ये सारा का सारा बराबर आ जाएगा किसके, जो टोटल प्रॉफिट आया किसके बराबर, 1980 के बराबर। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11x बन गया, इक्वल टू के बाद 1980 का 1980, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1980 डिवाइडेड बाय 11 के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 1 ज़र 11, कितना कैरी किया, 8 कैरी किया, और 11 8 ज़र इज 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 के बराबर। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था b का हिस्सा। तो b का हिस्सा क्या होगा, अगर आप b को x से कंपेयर करवाते हो तो b का प्रॉफिट अगर 3x के बराबर है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x, तो x बराबर था 180 के, तो 3 इंटू 180 क्या बन जाएगा, 3 0 ज़र 0, 3 8 ज़र 24 का 4 और 2 कैरी, 3 1 ज़र 3 और 2 5, 540 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अपना पेपर शेयर किया जिसमें वो कहते हैं सर एक क्वेश्चन आया हुआ था, IQ में मोस्टली सीरीज थी और कॉम्प्रीहेंशंस थी, सही है ना। सो बच्चा बता रहे सर एक क्वेश्चन आया हुआ था, देयर वर 2 candidates A and B for the election, और A got 57% of the total votes which was 2100 more than the candidate B. How many voters are there? ये क्वेश्चन बाय द वे फास्ट के अंदर पिछले सालों के अंदर भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे याद पड़ता है, मैंने सॉल्व करवाया था कि भाई देखो एक इलेक्शन है, वहां पे आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं A और B इलेक्शन के लिए। A को मिले 57% वोट टोटल का, जो कि 2100 ज्यादा थे एज कंपेयर टू कैंडिडेट बी, तो कितने टोटल वोटर्स थे। तो भाई आप कंसीडर कर लो, सॉल्व कैसे करोगे इसको। मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास टोटल वोट्स आ रहे हैं x के बराबर, लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूं कि टोटल कितने वोट्स आ रहे हैं, टोटल वोट्स आ रहे हैं x के बराबर। तो भाई अगर a को 57% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं, अगर a को 57% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसको मिले 0.57, क्योंकि 57% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज जब रिमूव होता है डिवीजन में 100 आता है, तो 0.57 ऑफ द x के, सही है। तो b को कितने मिले होंगे, जाहिर सी बात है b को रिमेनिंग वोट्स मिले होंगे। तो 100 में से अगर 57 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 100 माइनस का 57
43 तो 43% वोट आपको बी को मिले होंगे। 43% का मतलब है 0.43 इंटू एक्स के बराबर। तो जो भी 43% ऑफ द टोटल होगा वो आपको बी को मिला है। तो कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है आपको कि भाई, कंडीशन ये गिवन है कि भाई ए गॉट 57% ऑफ द टोटल वोट। तो अगर ए को 57 मिले हैं तो इसका मतलब बी को कितने मिले होंगे? बी को 47% वोट मिले होंगे टोटल का। तो आगे एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी हुई है? इफ ए गॉट 57% ऑफ द टोटल वोट्स व्हिच वाज 2100 यानी कि 2100 मोर देन द कैंडिडेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ए को टोटल वोट्स मिले हैं, अगर मैं उनमें से बी को जो वोट मिले हैं माइनस करता हूं तो 2100 के बराबर आता है, क्योंकि ए को जो वोट मिले हैं वो 2100 ज्यादा है एज कंपेयर टू कैंडिडेट बी। सही है ना? ए को जो वोट मिले हैं वो 2100 ज्यादा है एज कंपेयर टू कैंडिडेट बी, यानी कि ए की कंडीशन है कि ए बराबर है किसके? 2100 और जो भी वोट्स बी को मिले थे। तो ए की फॉर्मूला क्या था? 0.57, इसमें से मैं 0.43 टाइम्स ऑफ एक्स को माइनस करवाऊंगा, इक्वल टू के बाद 2100 का 2100 एज इट इज। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लो। तो भाई 0.57 में से अगर मैं 0.43 को माइनस करता हूं, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो 0.14 आ गया। तो यानी कि ये क्या आ गया? 0.14 x इक्वल टू 2100। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2100 डिवाइडेड बाय 0.14 के। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2100 और 0.14 को डेसिमल को राइट साइड पे भेजोगे, अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। तो 14 7 2 इज 14 और 7 3 इज 21 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए। और फिर फर्दर सिंप्लीफाई भी करवा लो, तो 2 1 2 2 5 10 0 का 0, तो 150 इंटू 100 किसके बराबर हो जाएगा? 15,000 के। तो यानी कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है ना वो कितने थे? 15,000 वोट्स से टोटल वोट्स। हमें क्या निकालना था? हमें यहाँ पे टोटल वोट्स ही निकालने थे, यानी कि टोटल वोट्स कितने आए? 15,000। इसका मतलब 15,000 लोगों ने वोट दिया था, टोटल वोटर्स कितने हो गए? 15,000 हो गए, सिंपल है। इसके अलावा भाई सईद अहमद साहब हमारे बैच नंबर 6 के शागिर्द ने फरमाते हैं सर आज बिजनेस फिनटेक का मैंने टेस्ट दिया था, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, मेरे पास जो एसे आया था, ये आया था इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस ऑन द एम्प्लॉयज का। इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस ऑन द एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ के ऊपर एक ऐसे आया हुआ था। द टेस्ट वॉज नॉट टफ, मेजर पोर्शन ऑफ बेसिक मैथ्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेज एजेस प्रॉब्लम, डिस्टेंस कैलकुलेशन, लॉग प्रॉपर्टीज, बेसिक्स ऑफ सेट, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस गिवन थी। एनालिटिकल रीजनिंग और सीनेरियो बेस्ड मिक्स क्वेश्चन मिक्स विद द कैलकुलेशन, इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीटेशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड ऑल दैट। सर रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बेटा सारे बच्चे इनके लिए दुआएं करो, सईद अहमद साहब के लिए। नेक्स्ट एक और बच्चा बता रहा है सर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला का क्वेश्चन आया हुआ था। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला सिंपल 2b² डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। 2-3 लिमिट्स के क्वेश्चन आए हुए थे, fx gx की वैल्यूज निकालनी थी, कंपोजिट फंक्शन, व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज ग्रेटर देन 6 और सम इज इवन। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रेंज ऑफ sin x, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है रेंज ऑफ sin x प्लस cos x की वैल्यू बताइए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप उस प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल करोगे ना, रेंज ऑफ sin x प्लस cos x निकालनी है, तो भाई इसके लिए फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे, उसके ऊपर पर्टिकुलरली आप अपने आंसर को कैलकुलेशन के ऊपर लेकर जाओगे कि भाई sin x प्लस cos x की मिला के आपको रेंज निकालनी है। सही है ना? sin x प्लस cos x की अगर मुझे मिला के क्या बतानी है, मुझे अपनी रेंज बतानी है, तो भाई पहले मैं फिर अपना a की वैल्यू में 1 कंसीडर कर लूंगा, b की वैल्यू -1 अप्लाई कर लूंगा। तो सबसे पहले आप कैपिटल R वार निकालोगे एंड देन उसके बाद पर्टिकुलरली आप फिर रेंज निकालने के ऊपर जाओगे, डेट शुड बी -√2 से लेके +√2, क्योंकि sin x प्लस cos x की जो रेंज आपके पास आनी चाहिए, इसके लिए आप एक आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो, डेट शुड बी sin x प्लस π/4, जहां पे sin x और cos x आपस में आते हैं बराबर। तो इस क्वेश्चन की जो है ना डायरेक्टली थ्योरेटिकली वर्किंग जो होती है वो चेक कर लीजिएगा कि भाई इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप बेसिकली आइडेंटिटी का सहारा लोगे। आइडेंटिटी हमारे पास एक होती है √2 साइन का साइन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट शुड बी x प्लस का π/4। π/4 इसलिए होता है वो वैल्यू जहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस आपस में बराबर आते हैं। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो रेंज की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी -√2 से लेके +√2 के दरमियान के ऊपर। ये चेक कर लीजिएगा, मेरा ज्यादा ख्याल है इसी के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा। IQ में 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, बाकी कुछ पैराग्राफ्स गिवन थे। फाइनेंशियल एड वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर से, इंटीग्रेशन के 1-2 ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग थे। यहाँ पे आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ अ 180 रुपीज कोट इज सोल्ड ऑन 20% डिस्काउंट फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है 180 रुपए और इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया गया मजीद।
सही है ना। इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेट करके बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई लेट्स सपोज अब आप कंसीडर कर लो कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही है एक्स के बराबर, अगर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का मतलब होगा 0.20 में से आप इसको माइनस करवा दो, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल किसके बराबर, 0.80x के बराबर। 0.80x को अब आप कंपेयर करवा लो 180 के साथ जिसपे वो एक्चुअली में सेल आउट हुआ, क्योंकि देखो ओरिजिनल प्राइस का जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया था। लेट्स सपोज ओरिजिनल प्राइस x के बराबर थी, तो x में से जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस थी ना, जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस थी उसके ऊपर आपने 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% का मतलब होता है 0.2, तो 1 माइनस का 0.2 0.80 ऑफ दी एक्स बन जाएगा। अब चूंकि मुझे पता है कि भाई सेलिंग प्राइस 180 के बराबर है, तो सिंपल एक्स की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो यानी कि मेरे पास 180 डिवाइडेड बाय 0.80 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर है आपके पास इसको अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा सिंपल 8 का 8, क्योंकि अगर मैं डेसिमल को 2 डिजिट चलो आगे भेजूंगा तो अपोजिट साइड पे 1 के बाद 100 कट गया आपके पास सिंपल तरीके से 2 4 ज़ार इज 8 एंड 2 50 ज़ार इज 100, 2 2 ज़ार इज 4 एंड 2 9 ज़ार इज 18 एंड 2 1 ज़ार 2 एंड 2 25 ज़ार इज 50। तो 9 इंटू 25, तो 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 ज़ार 45 का 5 और 4 कैरी 9 2 ज़ार 18, 18 में 4 जोड़ोगे तो 225 आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट्स द रीजन। सेट्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, इसके अलावा बेसिक सेट्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। सेट ए के 5 एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी के 5 एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। मैराथन से काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीटेशन के 4 थे, एनालॉजी थी, बाकी सुनियम एंटोनियम आ रहे थे। तो ये बच्चे ने अपना सारे को शेयर अप किए हुए हैं। इसके अलावा बच्चा बता रहा है कि आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन था कि लाइक जिसमें A1 की वैल्यू गिवन थी, N की वैल्यू गिवन थी, R गिवन था, नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताने थे, यानी कि आपको A गिवन था, आपको N गिवन था और आपको R की वैल्यू गिवन थी 10 के बराबर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताने थे। यानी कि आपके पास सिंपल ये किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर मुझे फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन AN, अगर तो ये जीपी का क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल जीपी की टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर तो जीपी का क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन गिवन था, अनदर वाज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,2 to 5x - 3y + 7 ऑप्शंस आर आल्सो इन कोऑर्डिनेट। यानी कि भाई आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा था कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट आ रहा है लेट्स सपोज 1,2 का, आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x - 3y + 7, तो आपको इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अ सर्कल बिकम अ पॉइंट सर्कल व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अ सर्कल बिकम अ पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जहाँ पे रेडियस बराबर होता है किसके, 0 के, तो रेडियस की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास अंडर रूट के अंदर, g² प्लस का f² माइनस का c, तो चेक कर लो कौन सा आ रहा है, n कॉम्बिनेशन n। इसकी मैंने लॉजिक आपको ऑलरेडी बता दी थी। लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम ऑफ हाइपरबोला का क्वेश्चन बाकी रिपीट हो रहे हैं। First of all, thank you for your YouTube videos. I don't prepare for the fast as I was attempting another university's test. I still attempted today and I was able to get some last minute preparation done. These are the questions I remembered. अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है कि बेटा cos स्क्वायर 2x का क्वेश्चन आ रहा है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। सही है, अपर लिमिट π/2 की आ रही है, लोअर लिमिट मेरे पास 0 की आ रही है। मैंने इसकी शॉर्टकट आपको बताई थी बेटा, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, सिंपल कभी भी साइन या कॉस पे स्क्वायर आ जाए तो सिंपल x/2 लिखो, अगर कॉस का फंक्शन है तो प्लस का साइन डालोगे 1/2, जो भी टर्म एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 4, ऊपर जाके साइन लिखोगे, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में डाली है सिंपल वो आ जाएगी। अब चूंकि आपको लिमिट्स भी अप्लाई करनी है तो आप लिमिट्स अप्लाई कर दो π/2 और 0 की, तो एक दफा अपर लिमिट डालोगे, एक दफा लोअर लिमिट डालोगे, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ln x, तो ln x की इंटीग्रेशन मैंने बताया था भाई अजबर तौर पे याद होनी चाहिए आपको ln x की इंटीग्रेशन क्या होती है। लिमिट गिवन है e की, लोअर लिमिट गिवन है 1 की, तो ln x की इंटीग्रेशन निकालने का मैंने अगेन तरीकेकार आपको बताया था कि ln x को घोल के पीछे बाय पार्ट से कॉन्सेप्ट है, इसका डायरेक्टली आपको आंसर याद होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होता है, जब आप इसे बाय पार्ट अप्लाई करोगे ना 1 into ln x के ऊपर, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये होता है x into ln x और आगे माइनस का x प्लस का c। चेक कर लीजिएगा यार, अपर लिमिट e है, लोअर लिमिट 1 है, तो चेक कर लेना भाई x यहाँ से कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिंपल आपके पास ln x माइनस का 1। सही है ना, जब आप x को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से ln x माइनस का 1। अब लिमिट्स को अप्लाई कर दो, e और 1 की लिमिट्स आ रही हैं, सिंपल तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा था आपके पास कि आपको एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन थी 6 8 और 10 और आपको सर्कम रेडियस कैलकुलेट करना था, तो तीनों साइड्स ट्राइंगल की बताई हुई है 6 8 और 10। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। IQ 50% was the number code. English was very easy. 3 comprehension passages आए हुए थे, rest identify the correct sentence के आए हुए थे, rest identify the correct sentence आया हुआ था, identify the synonym आया हुआ था। अच्छा, ये वही चीज रिपीट हो रही है। एक और बच्चा क्वेश्चन बता रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था,
अ मैन इंश्योरेंस 80% ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड ये बच्चा कह रहा है सर ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ था कि अ मैन इंश्योरेंस 80% ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पे 2 into 1/2, यानी कि 2 into 1/2 का मतलब है 5/2% प्रीमियम पे कर रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 348, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सही है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो एडवांस मैथ्स में तो मेजॉरिटी रिपीटेड ही आ रहे हैं, बेसिक मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारा मजे का एक आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई एक बंदा 80% इंश्योरेंस पे कर रहा है और 2 into 1/2% प्रीमियम पे कर रहा है, तो ये आप होल फ्रैक्शन फॉर्म में नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा लोगे। अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम 348 है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूं कि भाई टोटल वैल्यू जो प्रॉपर्टी की आ रही है ना, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बराबर है किसके, एक्स के, और इंश्योरेंस की अमाउंट क्या है, इंश्योर हो रहा है 80% ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर हो रही है। तो इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है कि भाई इंश्योरेंस कितनी हो रही है, 80% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, तो 80% ऑफ द एक्स यानी कि इंश्योर्ड हो रहा है। 80% ऑफ द एक्स का मतलब क्या है, 0.8 टाइम्स ऑफ द एक्स, क्योंकि 80% अब रिमूव करोगे डिवीजन में 100 आ जाएगा। अब एग्जामिनर बता रहे हैं कि प्रीमियम जो है ना उसका, आपका प्रीमियम जो आ रहा है वो उसका आपके पास आ रहा है। जाहिर सी बात है जो इंश्योरेंस की अमाउंट होगी उसके ऊपर आप प्रीमियम देते हो ना, तो जाहिर सी बात है भाई मैं जितनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस पे कर रहा हूं मैं उसी के ऊपर प्रीमियम दे रहा हूँ। तो भाई प्रीमियम मेरा क्या बन जाएगी, प्रीमियम की कंडीशन बन जाएगी मेरे पास कि ये बन जाएगा सिंपल 5/2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई को मैं डॉट से शो कर देता हूं इंटू 0.8 ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, किसके, 348 के बराबर है। किसके बराबर है, 348 के। सिंप्लीफाई कर दोगे अब इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा यार, सिंप्लीफाई करवाने के लिए 5/2% रिमूव होगा, डिवीजन में एक दफा 100 भी आएगा, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली नीचे 200 इंटू 0.8, तो इसको भी तरीके से लिख दो यार, 80/100 ही लिख दो, इंटू एक्स इक्वल टू 348। तो एक जीरो से जीरो कट गया, 5 1 5 एंड 5 2 is 10, 2 1 2 and 2 4 is 8, तो ये बन गया मेरे पास 4/200 इंटू एक्स इक्वल टू 348। अच्छा भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 348 डिवाइडेड बाय 4, और क्योंकि 200 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं वहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 4 तरीके सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 4 1 4 हो गया, 4 5 is 20 और 0 का 0। अब 50 को सिंपल 348 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 को एंड में एडिट लिख देता हूँ, सिंपल 348 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 40 का 0, 4 कैरी, और 5 4 is 20 और 4 का इजाफा, तो 4 नहीं 5 4 20 और 4 का इजाफा 24, 24 का 4 और 2 यहाँ पे कैरी, 5 3 15 और 2 का इजाफा, तो आपकी टोटल प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 17400 के बराबर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पेपर महत फखर साहब फरमाते हैं अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन नहीं था, मैराथन में से 5 से 6 क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंसेस के क्वेश्चन थे 4 से 5, मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे, एडजॉइंट ट्रांसपोज के आईक्यू के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे। बेसिक मैथ्स में ऑलमोस्ट 14 से 15 इजीली डन होने वाले थे। आईक्यू में सीक्वेंस सीरीज के 10 से 12 क्वेश्चन थे। सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन कम्युनिकेशन का एस्से आया हुआ था। इसके अलावा एक और बच्चा है बिबिलियो फाइल, माशाल्लाह, इनका है सर माय नेम इज आमना, टुडे वाज माय टेस्ट फैसलाबाद कैंपस। सर फर्स्टली आई वेस्टेड माय मनी ऑन अ कोचिंग, देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम यूट्यूब प्लेलिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैलकुलेटेड माय एग्रीगेट एंड इट वाज अबाउट 82%। माशाल्लाह, ग्रेट यार, सही है भाई। तो एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अब देखो डेरिवेटिव e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिंप्लीफाई कर लो यार, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अगर आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, e की पावर x माइनस का 1, और नीचे e की पावर नीचे आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, e की पावर ऊपर आ रहा है x माइनस का 1, नीचे आ रहा है x प्लस 1। तो डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है कि एक दफा फंक्शन को लिखते हो, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x नीचे डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला, x प्लस 1 का स्क्वायर लिखोगे, फिर x प्लस 1 वाली टर्म को लिखोगे, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, नेगेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट देने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं उसको अप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा सिंपल तरीके से e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर x प्लस 1 बचेगा, फिर जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, तो x से x कट गया, 1 प्लस 1 2। ये क्वेश्चन मुझे याद पड़ता है, मैराथन में मैंने करवाया था। सर कोनिक का भी थे सवाल, कोनिक के भी सवाल थे, ओके। अच्छा आगे बच्चा कह रहा है कि सर यार ये बहुत ही छोटी राइटिंग है, लेट मी जूम इन। इसके अलावा एक क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी वाला, ये पहले दिन की वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाई नहीं है भाई, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है कि लिमिट x अप्रोच कर रही है n के ऊपर या पता नहीं m के ऊपर,
यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, ये बच्चे ने एक्स लिखा है एन लिखा है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। और नीचे शायद गिवन है एक्स क्यूब माइनस का एन क्यूब। तो भाई अगर तो आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे एल हॉपिटल रूल पेपर सिंप्लीफाई होगा। तो अगर तो मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाता हूँ ना इसको, तो कैसे सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर लेकर जाओगे? अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाते हो तो ये बन जाएगा, अगर मैं एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एन स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर, एन क्यूब का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे एन को प्लॉट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एन और नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से एन कट गया तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एन के बराबर। एक और क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो एफ डबल प्राइम इसका कैलकुलेट करना था, अगर x बराबर है 3 के तो डबल प्राइम निकाल लो भाई, तो ये बन जाएगा एक दफ़ा 3x स्क्वायर प्लस का 4x, एक और दफ़ा बन जाएगा 6x प्लस का 4। अब x अप्रोच कर रहा है 3 के ऊपर, तो 6 3 इधर 18 प्लस का 4 22 के बराबर आंसर आ जाएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। आगे बच्चा कहता है ट्रिगोनोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन से। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग ऑफ सागा, कि भाई नियरेस्ट मीनिंग ऑफ सागा क्या होता है? एंशियंट का सिनोनियम या एंटोनियम पूछा हुआ था, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस था, ऑड वन आउट था, बेसिक मैथ्स के अंदर नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री थी, एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चंस थे, परसेंटेज था, रेशो था, फैमिली रिलेशन था आईक्यू के अंदर। आईक्यू में सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शन वाला, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसके बराबर होगा? आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस के 0, के क्रॉस के 0, क्योंकि भाई सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, वाइल सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरे वाले के। ये क्वेश्चन भी मैराथन से आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ मैराथन के अंदर 2024 के मैराथन में कवर करवाया था। एक और शागिर्द हैं भाई करीब मनदन फरमाते हैं if A invested rupees something for 10 months, B invested rupees something for 8 months and C invested rupees something for 10 months, then 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, शेयर ऑफ C निकालो। तो अब ये बच्चा बता रहा है अमाउंट ये थी, अब हमें तो नहीं पता क्या चीज़ आ रही है, बट बेसिक लेवल के ऊपर सॉल्व हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर आपके पास। अच्छा भाई मोहम्मद दाऊद फरमाते हैं कि सर एक क्वेश्चन था कि शेयर्ड पार्ट का एरिया निकालना था, बहुत सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के आए हुए थे, प्रॉफिट लॉस के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनमें वो वाले थे मेनली। थ्री पार्टनर्स इन्वेस्टेड 6,000 7,000 and 12,000 respectively and got a profit of 850. If partner B has to give 125 in depth, यानी कि 125 माइनस हो गए, so what will be the total amount he will give from the profit? इस टाइप के क्वेश्चन से, अब पता नहीं क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। बाकी डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सिम्प्लीफिकेशन आई हुई थी, अलजबरा कम थी, थोड़े मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह ज़्यादा थे। अच्छा आपके पास इस तरह के, बाकी रेशो वाला एक ही क्वेश्चन था कि फादर एंड सन पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 20 and 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग डज, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको मैराथन में कवर करवाया हुआ है। रेशो वाला जो क्वेश्चन था ना, एक था टेंजन एक्स प्लस कॉट एक्स इसके बराबर होगा, वेरी गुड हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको HCF कैलकुलेट करना था, सही है, दोनों को ऑड एक दूसरा इवन डिफरेंस ऑफ 1, इस टाइप के ऑप्शन से प्रॉपर याद नहीं है। इफ द रेट इज 6% एंड द अमाउंट इज टू पेड इज इन 73 डेज, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। यार मेरी बस हो चुकी है तो मैं इसलिए डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। इफ द रेट इज 6% द अमाउंट इज टू पेड इन 73 डेज, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो चेक कर सकते हो, रेट आपको गिवन है, अमाउंट आपको 73 डेज में दे दी है। नॉर्मली हमारी जो अमाउंट होती है वो ईयरली बेस के ऊपर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हमारे पास ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जहाँ पे आप हाफ ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। 73 डेज का मतलब क्या है, 365 को 73 पे डिवाइड करके चेक कर लो, क्वार्टरली बन रहा होगा या बन रहा होगा, 73 आ रहा है ना, हाँ क्वार्टरली होगा तकरीबन। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 4, सो व्हाट इज द नंबर एंड हाउ मेनी नंबर्स आर लाइक दैट। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऑड वन आउट में आया हुआ था ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, अनियन, मैंगो। ऑड वन क्या है? अनियन है। फिल्टर आपको गिवन है, आपको फिट की वैल्यू बतानी है। एक स्क्वायर है, उसमें 4 सर्कल्स बने हुए थे और सिमेट्रिकल, और ईच सर्कल का एरिया 2 गिवन था, सर्कल को छोड़ के बाकी शेडेड एरिया उसका रीजन निकालना था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एरिया शेडेड अंडर द प्रॉब्लम में करवाया हुआ है कि एक स्क्वायर में अगर 4 सर्कल्स आ जाएं और आपके पास जो है ना एक सर्कल का एरिया 2 गिवन है, सर्कल को छोड़ के बाकी रिमेनिंग स्क्वायर का आपको एरिया कैलकुलेट करना था। प्रॉफिट और लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। इसके अलावा सर बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, सिर्फ आपको यूट्यूब से तैयारी करी थी शॉर्ट डेज में, लेकिन टेस्ट में 65% एग्रीगेट बन गया एनालिटिक्स के लिए। ओके परफेक्ट। नजिया शाहिद क्या फरमा रही हैं, सर IQ मैराथन 2-3 आवर्स बिफोर गोइंग फॉर द डे, लिटरली क्वेश्चन उसी में से थे, सेव माय लाइफ, थैंक यू सो मच। ओके, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया साइट्स ऑन दी कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपने क्वेश्चन को शेयर किया एनालिटिकल के अंदर, ऑड वन आउट के अंदर 1 8 75 64, अनियन, लैपटॉप, सर्कल, कोन, कप,
अनियन, लैपटॉप, सर्कल, कोन, कप, कौन सा इसमें ऑड वन आउट है? इसके अलावा 18, 24, 30 की सीरीज गिवन है। आई स्कोर 70 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ माई एग्रीगेट इज 79.7 माशाल्लाह। सही है, इस तरह के क्वेश्चन और आए हुए थे हमारे पास। बाइनोमियल थ्योरम के 2 एमसीक्यूज थे, लिमिट के 2 थे, बोथ वर फ्रॉम योर मैराथन। ओके, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ये बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ रहा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन दे पेंटेड ब्लैक के ऊपर सॉल्व कर लोगे। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, सुबह जीआईके की वीडियो भी बनाई यार, मैं खाली क्वेश्चन अब आपको दिखा रहा हूँ, जो आता जाएगा मुश्किल सॉल्व भी करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आ रहा है समथिंग लाइक दैट, ई एफ सी वर मिड पॉइंट देन फाइंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को, ये मैराथन का क्वेश्चन है, मैराथन का क्वेश्चन से डायरेक्टली कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ कैलकुलेट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था एक्स इंटू ई। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया, ई की पावर एक्स वाला, जिसको चेक कर सकते हो। एक्स इज पहले इसको आप एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक्स इज वन की, एक्स की वैल्यू 1 डालने पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, या फिर एक्स की वैल्यू -1 डालने पे होगा, या एक्स की वैल्यू 1 डालने में मिनिमम होगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करना था, तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेंजेंट, और फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, एंगल का डेरिवेटिव लोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ द सेक एक्स, और फिर फर्दर जाके आप सेक एक्स का डेरिवेटिव लोगे। फंक्शन अगर रूट एक्स के बराबर है, जी एक्स इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, डोमेन ऑफ जी एक्स पूछी हुई थी। सही है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स पूछा हुआ था। इसके अलावा बेसिक मैथ्स आपके पास एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे वो तो इजी थे, सारे मैराथन से थे। एनालिटिकल के अंदर, अच्छा ये आपके पास रिपीट हो रही है इनकी कहानी पूरी। अच्छा, इसके अलावा हम्माद निज़ामी फरमाते हैं कि सर आई सक्सेसफुली कंप्लीट माय फास्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, सम क्वेश्चंस दैट आई रिमेंबर कि जेड की वैल्यू गिवन है, आपको 1 डिवाइडेड बाय जेड निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 1 डिवाइडेड बाय जेड, यानी कि इसका आप डिवीजन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, उसके बाद मॉडुलस लोगे। ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सिंपल है भाई, यानी कि आपके पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव लोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देन आपके पास न्यू अल्फाबेट्स ऐड इन दीज वर्ड्स, विच न्यू अल्फाबेट्स ऐड इन दीज वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग, इसका क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट ऑड वन फ्रॉम फाइंड ऑड वन फ्रॉम दी सेट 8, 1, 75, 64, तो ऑड वन कौन सा आ रहा है? वैसे 75 हो रहा है, क्योंकि 8 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 भी होता है, 64 भी होता है। विच नंबर कम नेक्स्ट टू 5, 11 या 23? इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का x बाय 9 प्लस का x बाय 9 माइनस का x बाय 12 इक्वल टू 1 माइनस का 1/4। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल, आप एलसीएम वगैरह कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा बेटा। सही है, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे, 3 4 12, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। तो 4x माइनस का x 3x डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 माइनस का 1/4 को सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा बच्चों वाला है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज a इफ द लार्जेस्ट एवरेज ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का एवरेज बराबर है a के। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आप सम लेते हो, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखते हो, और यहाँ पे एवरेज की वैल्यू, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो 2 नंबर्स का एवरेज बराबर है a के, 2 नंबर्स का एवरेज है, यानी कि जो भी पहली टर्म है t1 प्लस का t2, इनका एवरेज बराबर है किसके? a के, और आपको 2 टर्म्स गिवन है। तो इफ द लार्जेस्ट वैल्यू इज 1, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू? तो आप ये चेक करोगे भाई, आपके ऑप्शन जो गिवन है बारी बारी डाल के। अच्छा, ऑप्शंस गिवन थे 2a + 1। ओके, तो चेक कर लेते हैं भाई, फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर एक टर्म आपको 1 गिवन है, तो ये 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस का t2 इज इक्वल टू 2a। तो सेकंड टर्म की वैल्यू आपके पास t2 की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस के 1 के बराबर। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू √13 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो a b किसके बराबर होगा? बेसिक आपके पास आ रहा है, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है ना आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो आपको a b कैलकुलेट करना है, आपको a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी गिवन है, सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। 12% ऑफ व्हाट इज 48, 12% ऑफ व्हाट इज 48, यानी कि मैं कहता हूँ कि 12% ऑफ y इज 48। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कल मैंने इस क्लास में इसकी लॉजिक बताई थी। तो परसेंटेज रिमूव होगा, डिवीजन में 100 आएगा, इंटू y का y इक्वल टू के बाद 48 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 48 इंटू 100, नीचे डिवीजन में 12 आ जाएगा। पॉजिटिव रूट ऑफ 676 क्या होगा? तो इसके सिंपल आप फैक्टर्स बना लो, और 676 के रूट्स निकालोगे कैसे, इस तरीके से फैक्टर्स बना के चेक करोगे बारी बारी, यार सिंपल तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। सही है ना, बेसिक चीज़ है ये। 2x बराबर है 3y के, और ये बराबर है 4z के, तो x रेशो y रेशो z रेशो क्या होगा? अगर 2x का आपको रेशो लेना है, अगर 2x बराबर है 3y के, 3y बराबर है 4z के, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 2x अगर बराबर है 3y के, 3y बराबर है अगर 4z के, तो बताइए x रेशो y रेशो z क्या होगा?
इसको सॉल्व करने का फिर एक ही तरीका होगा कि लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि 2x बराबर है k के, 3y भी बराबर है k के, और 4z भी बराबर है किसके, k के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास k/2 के, y की वैल्यू आ जाएगी k/3 के, और z की वैल्यू आ जाएगी k/4 के। अब चूंकि आपको इनका रेशो लेना है तो x की वैल्यू क्या है, k/2, y की वैल्यू है k/3 और z की वैल्यू है k/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 रेशो 1/3 इंटू रेशो 1/4। तो भाई हमारे पास डिनोमिनेटर्स के अंदर अगर आप एलसीएम कंसीडर करो तो आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम आपका 12 का बनेगा ना, 12 सबके टेबल्स में क्योंकि आता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 होगा ऐसा जो सबके टेबल में आ रहा होगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 6 इज 12 एंड 3 4 इज 12 एंड 4 3 इज 12, तो 6:4:3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारा देखो 2 3 4 के अंदर हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 का बनेगा। कैसे, 2 1 2 ये खत्म हो गया, फिर 3 और ये 4, 2 2 4 के ऊपर हो जाएगा, फिर मेरे पास ये 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 और सॉरी 3 1 3 और 2 का 2 अभी अब की बारी में एडिट रहेगा, फिर एक और बार 2 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 4 12 का मेरे पास एलसीएम आ रहा है। तो अब अगर मैं 12 को ऊपर रखता हूँ सबके ऊपर तो जाहिर सी बात है मेरे पास 12/2 6, 12/3 4 एंड 12/4 इज 3, तो 6:4:3 का आंसर आ रहा होगा। सही है ना। श्योर किया ये क्वेश्चन जो है ना पर्टिकुलरली आपके पास पावर फॉर्मूले का आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। अगर फिर भी अगर तो लेट सपोज क्वेश्चन आ रहा है इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व करवा सकते हो कि आप यू कंसीडर करो cos x के ऊपर, देन फिर आप du/dx करोगे इसका, उसी के ऊपर आप सॉल्व करने के ऊपर जाओगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और तो कोई तरीके कार नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहा है, 2 इंटू जे क्रॉस प्रोडक्ट के, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया ना आप यार, आपको इसका लॉजिक आपको मैंने बता दी है। क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, अच्छा आई डॉट प्रोडक्ट, ये आई लिखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास सिंपल तरीके से आई डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस प्रोडक्ट के। तो हमें पता है आई से जे, जे से के, हम जाते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के ऊपर, जब जे से के पे जाऊंगा ना तो पॉजिटिव का आई आएगा, तो आई डॉट आई बराबर होता है 1 के। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये अगेन इस बच्चे ने माशाल्लाह से आपको, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है, ये एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बच्चे ने करी हुई है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा। अब 2 मिल है, 2 टाइम्स 10 ईयर्स है, तो x की वैल्यू 20 निकालनी है। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मुझे ये तो समझ में आ रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं बच्चे ने दिया, बच्चे ने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी ना, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आपके आमने सामने वैल्यूज आपकी होती हैं, पर्टिकुलरली एक वैल्यू इंक्रीज करोगे दूसरी में इंक्रीज होगी, बच्चे ने उस तरीके से बना के दिया हुआ है। अब तू ये क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, मुझे राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही भाई, इट इज अ वेरी हेक्टिक जॉब है, लोगों को लगता है बड़ी ईजी है, बट इसमें जो है ना घोड़े क्या बताऊं बंदा, भाई इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं आसान भाषा में, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है, इसका आप 2/2 का डिटरमिनेंट अप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाया था। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये हमारे पास कोई फिगर आ रही है, इसको सिंपल तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो अब इस फिगर के अंदर क्या कैलकुलेट करना है हमें कुछ नहीं पता भाई, एक स्क्वायर, एक सर्कल है, सर्कल में एक स्क्वायर टाइप रोम्बस आ रहा है, आपको डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, वी हैव नो आइडिया। सही है, तो ये फिगर चेक कर लो, जो भी आपको निकालना हो खुद से निकाल लेना भाई। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है 40 डिग्री का, फिर एक और ट्राइंगल है 20 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन भी बनी हुई है, तो यहाँ पे 180 का कंप्लीट एंगल भी हो सकता है, जेड थ्योरम भी अप्लाई हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा हो। देखो ये चीज मुझे नहीं पता यहाँ पे मांगा हुआ क्या था क्या निकालना था, तो आप इसको चेक कर लो, जो भी मांगा हुआ अपनी तरफ से सब चीज निकाल के इसको दे दो, सही है ना। तो ये आ रहा है। अच्छा भाई ये माशाल्लाह से बच्चे ने हर चीज इसने कोशिश करी है कि सर हाशिम बिल्कुल ही अजियत में आ जाए। अब ये क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर 5, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने फास्ट के आपको पिछले डेज के अंदर सॉल्व करवाया था। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैराथन का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक करवाओगे फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के ऊपर आप मूव कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर मैं इसको रोटेट करवाने के ऊपर जाऊं तो ये कह रहा है साइन इनवर्स नेगेटिव का 1/2 किसके बराबर होगा। अच्छा भाई माशाल्लाह वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, वी हैव नो आइडिया, सही है ना भाई। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, मैंने क्वेश्चन शो कर दिया, मुझे नहीं पता एक्स कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि साइन इनवर्स नेगेटिव का 1/2 तो बराबर होता है आपके पास 30 डिग्री का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री के, π/2 क्यों गिवन है, π/2 साइन 90 होता है, साइन 91 के बराबर होता है। अच्छा सुभान हमारे ईकट के बैच से फरमाते हैं कि सर 4 टेबल सीरीज के क्वेश्चन आए हुए थे, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन था, सी की वैल्यू 16 थीटा गिवन थी, सी की वैल्यू गिवन थी 16 थीटा इक्वल टू 1.5 पाई एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि सी गिवन था 16 थीटा के
सी गिवन था 16 थीटा के, सी क्या है? अब ये क्या है, इस क्या का जवाब मैं कैसे निकालूं रात के 9 बजे बैठ के? बेटा आप मुझे बताओ, सी की वैल्यू 16 थीटा थी। अब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। और इक्वल टू के बाद या फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 16 थीटा इज इक्वल टू 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब भाई इसको चेक कर लेना क्या चीज आ रही है, सही है ना? आर की वैल्यू अंडर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाल ली थी। साइन पाई प्लस अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करना था, ये तो आसान क्वेश्चन है यार। साइन पाई प्लस का अल्फा बाई 2 कैसे सॉल्व करोगे सर? हाशिम की शॉर्टकट कि रेफरेंस एंगल 180 का आ रहा है, तो जब रेफरेंस एंगल 180 का आ रहा हो तो साइन का साइन एलइडिस आ जाएगा, अल्फा बाई 2 का अल्फा बाई 2 लिखोगे। पाई पाई प्लस एंगल का मतलब क्या है? पाई प्लस एंगल का मतलब ये होता है कि ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, अल्लाह भला करे कहां पर ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास थर्ड, बल्कि नहीं, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लो ना। इससे आसान तरीका क्या है यार, तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है, साइन का साइन आगे आ रहा है पाई प्लस का अल्फा बाई 2। अगर मैं पहले एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेने के ऊपर 2 पाई प्लस का अल्फा और नीचे 2 का 2 आ जाएगा। अब अगर एलसीएम को आप ब्रेक करवाते हो, अबे बल्कि वही चीज तो बनेगी ना हाशिम, क्या बात कर रहे हो यार? आई एम सॉरी सही है। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लो, फिर इसको डायरेक्टली कंडीशन को अप्लाई कर दो, तो पाई 180 डिग्री होता है, तो क्योंकि रेफरेंस एंगल 180 का आ रहा है तो साइन का साइन आएगा, जो भी दूसरा एंगल है वो एडिट आ जाएगा। और पाई प्लस 180 का मतलब ये है कि 180 से आगे जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर साइन नेगेटिव का होता है। मेरी नजर में आंसर होना चाहिए। सम ऑफ थ्री मीन्स आपको कैलकुलेट करने थे। सम ऑफ थ्री मीन्स, अगर आपके पास एक एक्सट्रीम नंबर 2 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इनके दरमियान जो तीन अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हैं, A1, A2 और A3, इनका आपको सम बताना है। तो मैंने इसकी आपको वैसे शॉर्टकट बताई थी, पहले डी निकाल लो। डी निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। तो b बराबर है 6 के, a बराबर है 2 के। टोटल चूंकि तीन मीन्स की बात की जा रही है तो n की जगह पे 3 आएगा, 3 प्लस का 1 4 बन जाएगा। 6 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा? 4, 4/4 बराबर हो गया 1 के, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 1 का। अब इसकी शॉर्टकट मैंने क्या बताई थी कि बेटा देखो, जो भी पहला एक्सट्रीम नंबर आ रहा है उसमें इस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो 2 प्लस का 1 3। दूसरा पहला जो अर्थमेटिक अब मीन आया, इसके अंदर दोबारा कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 4 आ गया। फिर इसमें ऐड कर दो, 5 आ गया। तो आपके तीनों के तीनों ये मीन आ गए। और अगर आप लास्ट वाले अर्थमेटिक मीन में दोबारा कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो तो लाजिम है कि आपका एक्सट्रीम नंबर जो एंड वाला था वो आना चाहिए। जाहिर सी बात है, 5 प्लस का 1 करूंगा 6 बनेगा। एग्जामिनर कह रहा था इनका सम बताओ, तो 3 और 4 और 5 का सम क्या होगा? हमारे पास 5 और 4 9, 9 में 3 का इजाफा 12, 12 के बराबर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्या लिखा हुआ है बच्चे ने? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो प्लीज पार्डन मी ऑफ। एक और क्वेश्चन आ रहा था सर, एक ऐसा सवाल था कि बॉय कवर अ डिस्टेंस ऑन अ सर्कल इफ आर इज द रेडियस फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बैच नंबर 1 वालों को पढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों की डिटेल क्लासेस में मैंने आपको लॉजिक बताई थी। एक बच्चा साइकिल के ऊपर चल रहा है, बच्चे ने इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा अगर साइकिल के ऊपर चल रहा है तो जाहिर सी बात है, जो साइकिल का पहिया होता है वो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन पूरी कर रहा है। तो यानी कि आपके पास एक रोटेशन जब पूरी हो रही है तो आपके पास 2 पाई के बराबर होती है एक रोटेशन, तो आपके पास वो बताएगा। तो यहाँ पे मेजर एंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपका डिस्टेंस होगा एस से आर, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप। सर मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सवाल आया था, ये भी मैंने आपको लास्ट वाली फास्ट की वीडियो में बताया था कि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन फास्ट पूछ रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज फॉर दी, किसके लिए यूज होती है? मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल होती है आपके पास नॉर्मली नेचुरल नंबर्स को प्रूव करने के लिए या फिर अलजेब्रा के फॉर्मुलास ड्राइव करने के लिए। सही है, तो वैलिडेट समथिंग शुड बी द करेक्ट वन। सर एक मैराथन से सवाल था, एफ प्लस का एस 50 ईयर्स, 5 साल पहले अगर फादर प्लस सन की एज 50 साल है 5 साल पहले, तो फादर की एज 7 टाइम्स बाय सन। ये मैराथन का क्वेश्चन है, चेक कर लेना, बच्चे ने गुलाबी इंग्लिश लिखी हुई है। देन आपके पास आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 ट्राइंगल के 4 सवाल थे, यानी कि आपके पास सर्कम सर्कल इन रेडियस, सर्कम रेडियस इन रेडियस और स्क्वायर रेडियस के क्वेश्चन आए हुए थे। सैंपल स्पेस ऑफ द 2 पॉइंट्स पूछी हुई थी। सही है भाई। और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के अंदर एक सिनोनियम आया हुआ था पॉन्टिफिकेट का आया हुआ था। फंक्शन एक आपको गिवन था और इज नॉट इक्वल टू 0 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। बेटा मुझे बच्चे बिल्कुल एतबार नहीं है इसकी इंग्लिश के बाद, क्योंकि बच्चे ने जाहिर सी बात है आगे पीछे कर सकता है, नॉर्मल सी बात है, बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चे ने इतने क्वेश्चन भी बता दी, मोर देन इनफ है भाई। एक फंक्शन गिवन है आपके पास और एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एक एफ एक्स की वैल्यू एक जी एक्स की वैल्यू है, के इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो भाई अगर कोई भी आपको फंक्शन या गिवन है, आपको दो फंक्शन अगर गिवन है तो आपको एग्जामिनर कह रहा है के बराबर नहीं है 0 के, जो भी ऑप्शन गिवन होंगे बारी बारी डाल के चेक कर लो यार। 3 पॉइंट्स गिवन थे और दे आर वर फॉर्मेटिंग द काइट, तो आपको एरिया निकालना था, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे और एक काइट काइट थोड़ी होगी यार, काइट तो ये होती है बेटा। 3 पॉइंट्स अगर गिवन थे तो आपके पास तो फिर ट्राइंगल बनेगा।
तो ट्राइंगल का एरिया निकालने की शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे, अगर काइट है तो स्क्वायर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, चेक कर लेना उसको क्या आ रहा है। इफ अच्छा, एक कॉइन टॉस्ड है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इफ सारा गॉट हेड it will get 1 point, if it got tail it will add 2 points, if she got the same head add 2 points, and if it got tail 3 points, at the end the point she got 5 total, what is the probability she have 3 heads? अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, करने वाला क्वेश्चन जो है ना वो ये वाला है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये कॉइन है, उसको 3 दफा उछाला गया है, अगर सारा को हेड आता है ना, अगर सारा के पास हेड आता है उसको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर सारा के पास टेल आती है उसको 2, इट विल एड 2 पॉइंट्स, इफ शी गॉट दी सेम हेड, यानी कि अगर उसके पास हेड 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 आता है, यानी नहीं, अगर उसके पास हेड हेड आता है तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर उसके बाद 2 दफा टेल आती है या 2, इफ शी गॉट सेम हेड, क्योंकि 3 दफा उछाला गया तो 3 दफा हेड की बात कर रहा है ना, तो 2 पॉइंट मिलेंगे। कंडीशन मेरी ये बनती है कि मुझे पता है कि भाई अगर मेरे पास 3 कॉइन्स का केस आ रहा है ना, कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो मैं सबसे पहले तो भाई ट्री टेबल डिजाइन कर लेता हूँ। ट्री टेबल बनाना सबसे आसान है, इधर एक हेड आ गया, इधर एक टेल आ गया, फिर इसकी 2 शाखें निकालोगे, ये हो जाएगा मेरे पास हेड हेड, ये हो जाएगा मेरे पास हेड टेल, ये हो जाएगा मेरे पास टेल हेड, और ये वाला मेरे पास हो जाएगा टेल टेल। अब इसकी फदर आप शाखें निकालोगे तो ये बन जाएगा हेड हेड हेड, ये बन जाएगा हेड हेड और टेल, ये बन जाएगा मेरे पास हेड टेल हेड, और ये बन जाएगा बेटा मेरे पास हेड टेल टेल, ये बन जाएगा मेरे पास टेल हेड हेड। काइंडली पार्डन माय राइटिंग यार, अब हिम्मत मेरी जवाब दे चुकी है, तो टेल हेड टेल ही हो जाएगा, एक दफा ये हो जाएगा टेल टेल हेड, और एक दफा ये हो जाएगा टेल टेल टेल। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि उसको 5 पॉइंट्स मिले, तो टोटल आउटकम्स तो मेरे पास 8 आ रहे हैं। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी है, हेड आने के ऊपर 1 पॉइंट मिलता है, टेल आने पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बट अगर तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो भाई मेरे पास देखो, तीनों कॉइन्स के ऊपर अगर मेरे पास हेड आते हैं तो इसका मतलब टेल तो कोई भी नहीं आएगा, तो तीनों कॉइन्स के ऊपर अगर मेरे पास हेड आता है, अच्छा इसमें उसने एक कंडीशन शायद और भी दी हुई थी, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इफ सारा गॉट हेड इट विल ऐड 1 पॉइंट, इफ इट गॉट टेल इट विल ऐड 2 पॉइंट्स। अच्छा इसका मतलब क्या है, इफ शी गॉट द सेम हेड एट 2 पॉइंट्स, इफ शी गॉट टेल देन एट 3 पॉइंट्स, एट द एंड शी गॉट 5 पॉइंट्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो, आपके पास अगर तीनों हेड आ जाएंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तीनों टेल आ जाएंगे तो आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, और एक बोनस पॉइंट होगा, अगर कभी भी हेड आएगा तो 1 पॉइंट मिला करेगा, और अगर कभी भी टेल आएगा तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या होगा, आपके पास सिंपल तरीके से आपको 2 का बोनस मिलेगा। सही है। अब देखो जरा गौर से, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज हेड 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 उसके पास आया है, तो जाहिर सी बात है उसको बेस पॉइंट क्या मिलेगा, हेड 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 का मतलब है कि उसको 3 पॉइंट्स तो मिलेंगे, साथ में उसको बोनस के 2 पॉइंट भी तो मिलेंगे ना, क्यों मिलेंगे, 3 पॉइंट्स मिल गए। इसके अलावा अगर तीनों दफा हेड 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 आता है तो बोनस पॉइंट आपको 2 का भी मिलता है, तो 3 प्लस का 2, इस पे कंडीशन बन गई 5 की, यानी कि ये केस हो सकता है। अब अगर हेड हेड टेल आ रहा है तो हेड हेड की वजह से 1 1 यानी कि 2 मिल गया, और टेल की वजह से आपको 2 मिल गया, तो आपके ऊपर टोटल पॉइंट आ गए 4 के। अगर हेड टेल हेड आ रहा है तो हेड की वजह से 1 मिलेगा, टेल की वजह से 2 मिलेगा, सही है, और हेड की वजह से अगेन 1 मिलेगा, तो 2 + 1 3 और एक 4 बन गया। सिमिलरली अगर मेरे पास हेड टेल टेल आ रहा है तो हेड की वजह से 1 मिलेगा, 2 दफा टेल आ रहा है तो आपके पास ये आ गया 2 और 2, तो 4 और 1 5 बन गया। ये भी कंडीशन हो सकती है मेरे पास। टेल हेड हेड पे क्या होगा, टेल की वजह से 2 मिलेगा, हेड की वजह से 1 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास तकरीबन 4 के बराबर। टेल हेड टेल के ऊपर देखो, टेल की वजह से 2 मिलेगा, हेड की वजह से 1 मिलेगा, टेल की वजह से 2 मिलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अगेन 5 के बराबर। एक ये भी केस बन रहा है। फिर टेल टेल हेड के ऊपर क्या होगा, टेल के ऊपर अगेन 2 मिलेगा, टेल के ऊपर 2 मिलेगा, हेड पे 1 मिलेगा, एक केस आपका ये भी बन रहा है। टेल 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 पे क्या होगा कि देखो, टेल आने के ऊपर 2 मिलेंगे, फिर टेल आने पे 2 मिलेंगे, फिर टेल आने पे 2 मिलेंगे, और चूंकि तीनों दफा टेल आया है तो बोनस पॉइंट क्या है, 3 का है, बोनस पॉइंट 3 का है, तो 3 भी मिलेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9, 9 पॉइंट, तो टोटल 5 कितनी दफा आ रहा है, 5 मेरे पास आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, 4 दफा आ रहा है, 1 2 3 4 दफा आ रहा है, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम 4 है। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं 8, तो 4/8 मेरा आंसर होगा। दैट्स द लॉजिक हियर। मैंने थोड़ा सा रफे में सॉल्व किया, बट आई गेस आपको पूरी लॉजिक मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एक सेट है, उसके पास यूनिवर्सल वैल्यू है, इफ ए इज अ कॉमन सेट यू हैव अ यूनिवर्सल वैल्यू, फाइंड ए कॉमन का साइन बी बार करके एक लॉन्ग थ्योरी का क्वेश्चन था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आ रही हो। इसके अलावा हमारे पास सर
3/3x के मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और 4/4 वाला शॉर्टकट वाला मैराथन वाला डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आया हुआ था। सही है, इस आयोटा का आ रहा है तो 3 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का 1/3 के बराबर। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, आपका क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट आपका 4 है, क्योंकि देखो 3 कॉमा नेगेटिव आयोटा का मतलब है 3 कॉमा नेगेटिव 1, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा है, डिपेंड करते हैं ऑप्शंस का गिवन थे किसके हिसाब से सॉल्व करना था। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा एक और बच्चा बता रहा है सर एडवांस मैथ्स तो मेरा सेकंड्स के अंदर हो गया था, कॉज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इजी था बहुत, बट स्टिल ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक इक्वेशन गिवन थी, कोऑर्डिनेट निकालना था, डिपेंड करता है अगेन क्वेश्चन क्या थी, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आगे इक्वेशन थी कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मेरे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, cos 11 π/2, cot 11 π/2 इज रिटन एज cot 11, यानी कि मैंने sin 11 π/2 वाली लॉजिक बताई थी ना, सेम लॉजिक पे सॉल्व होगा। cot 11 π/2, 11 दफा π/2 को लिखो और फिर सिंप्लीफाई करवा के चेक कर लो जो भी आ रहा है। cot 11 π/2 का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ऑड वन आउट में एक और आया हुआ था, हिस्ट्री, इंक्वायरी, मेमोरी, बायोग्राफी, ऑड वन आउट क्या इंक्वायरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया हुआ था 2 sin 40 cos 20, सिंपल प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इक्वेशन लेटेस्ट सेक्टर हाइपरबोला पूछी हुई थी, पीरियड पूछा हुआ था cosec 4x का, साइन का और cosec का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई, जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 के बराबर। अच्छा भाई एक और आपको इक्वेशन गिवन थी, फॉर द कर्व 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 द कोऑर्डिनेट इज डैश। क्वेश्चन गिवन था 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4, कोऑर्डिनेट निकालना था, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी, तो ऑप्शंस को बारी बारी डाल के चेक कर लेना y और x के अंदर, तो अब जिस पे वेरीफाई हो रहा आंसर होगा। व्हाट आर दी सिनोनिम्स ऑफ दी, अच्छा ये बच्चे ने अपने इंग्लिश के क्वेश्चन भी शेयर किए हुए, सिनोनिम्स ऑफ दी बॉल्स्टर, जोवायल, एस्ट्रेंज, ट्राइट, इनका आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 29 इंटू रूट के अंदर 3x प्लस का 4, इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी थी। टेंजेंट नेगेटिव का 1000 क्या होगा, तो भाई हमेशा याद रखिएगा आफ्टर 360 डिग्री एंगल अपनी रोटेशन जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वैल्यू रिपीट होती है। 1000 में से 3 दफा 360 को माइनस करो, जैसे लेट सपोज आप 1000 में से 1 दफा 360 निकालते हो तो अभी भी 360 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर आप 1000 में से 1 दफा 360 माइनस करोगे तो अभी भी आपके पास उससे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर एक और दफा 360 माइनस करो, अब यह बन जाएगा, चेक कर लेना है, मेरा ख्याल है 270 या 280 बन रहा होगा, तो बन जाएगा टेंजेंट नेगेटिव का 280 आई गेस, सही है। तो अभी आपके पास किसमें कहाँ पे लाई कर रहा है, या नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव का टेंजेंट 280 बन जाएगा, और 280 आपके पास लाई करेगा, जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर कहीं पे, सही है ना, तो इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपने क्वेश्चन को शेयर किया हुआ है कि भाई एग्जामिनर कह रहा था अंडर रूट 3 माइनस का 4 आयोटा, अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना था, इसके अंदर रूट 3 माइनस के 4 आयोटा का क्वेश्चन था, तो जाहिर सी बात है अगर इसको सिंप्लीफाई करवाना है तो ये रूट 3 माइनस का या फिर इसको डायरेक्टली आसान तरीके से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखना चाह रहे हो। वैसे इसको आसान तरीका लिखने का पता है क्या है, कि आप पावर को भेज दो तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा और होल पावर में 1/2। अब आप पहले r निकाल लो, अच्छा कैसे, कि भाई ये बन जाएगा मेरे पास 3 कॉमा नेगेटिव 4 के बराबर, और अब आप इसके अंदर पहले r निकाल लो, r आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और r की वैल्यू आ गई। फिर आप पर्टिकुलरली यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे टेंजेंट इनवर्स y/x करके, तो नेगेटिव का 4/3 करके, तो जो भी वैल्यू आए फिर आप चेक कर लो उस तरीके से। नहीं तो एक और तरीका ये कि आप अंडर रूट 3 पहले अप्लाई कर दो, फिर रूट 4 2 के बराबर होता है, वैसे सिंप्लीफाई करना है तो वैसे सॉल्व कर लो। अच्छा एक और क्वेश्चन गिवन था कि सर एक इक्वेशन गिवन थी और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना था, तो भाई सिंपल आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 12, तो सिंपल कैसे निकालोगे, स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, dy/dx करना, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 2 6x और 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 2 6y, और फिर y आगे y का डेरिवेटिव dy/dx रेडिस का रेडिस और 12 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म को वहां भेज दीजिए तो बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 6y इंटू dy/dx, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी सिंपल x/y के बराबर। तो जो भी आंसर आ रहा हो चेक कर लेना है, सही है। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि साइन इंटू कॉसेक इनवर्स π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी कि आपको गिवन है साइन कॉसेक इनवर्स π/6 इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। अच्छा एक और आपको सेट गिवन है कि एक सेट आ रहा है x इंटू एक्स वेयर x अप्रोचेस टू इंटीजर्स लेसर देन इक्वल टू 3, यानी कि आपको सेट a की वैल्यूज गिवन है, सेट a की वैल्यूज गिवन है 3 या 3 से छोटा, x लेसर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि भाई 3 भी इंक्लूड होगा और 3 से छोटे सारे नंबर्स आ रहे होंगे 2 1 वगैरह, तो अ सेट इज कॉल्ड, इस तरह की सेट की फॉर्म पूछी हुई थी, अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट इफ ऑप्शंस गिवन,
अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। कब एक सेट कहलाता है? अगर जो आपको और जो ऑप्शंस गिवन थे, नेवर अ नल सेट, सुपर सेट ऑफ ईच सेट, अंडर कंसिडरेशन, इस टाइप के। नॉर्मली यूनिवर्सल सेट जो होता है कभी भी नल सेट नहीं होता, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। या फिर सुपर सेट ऑफ तमाम के तमाम सेट्स के, ये भी कह सकते हैं कि तमाम सेट्स की वैल्यू यूनिवर्सल सेट में मौजूद होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन आ रहे थे, हमें नहीं पता क्या क्या ऑप्शन थे। अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर देन बाय द डॉट प्रोडक्ट, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। अल्कोहल कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पहले फास्ट के डे नंबर 1 में करवाया था। ई की वैल्यू अगर 0.58 के बराबर आ रही तो कौन क्या होगा? देखो बेटा, अगर एसेंट्रिसिटी 0 होती है सर्कल होता है, एसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला होता है। अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर 1 से छोटी है तो इलिप्स होता है। तो 0.5 यानी कि 1 से छोटा नंबर आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0.5 का मतलब है इलिप्स की एसेंट्रिसिटी गिवन है। इसके अलावा एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है कि भाई जी की वैल्यू गिवन है डी स्क्वायर माइनस के 3 के, और एफ की वैल्यू गिवन है 8 इंटू डी प्लस के 5 के। तो जी इंटू एफ इंटू 7 बताना था। जी पहले एफ को जी में प्लॉट कर दो। जी इंटू एफ का मतलब है एफ को मैं जी में डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 8d प्लस का 5 इंटू स्क्वायर माइनस का 3। इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, जो आंसर आएगा फिर फाइनली वहां पे डी की जगह पे 7 डालोगे, क्योंकि जी इंटू एफ इंटू 7 निकालना है। तो कंपोजिट फंक्शन जो आ रहा है वो एफ को जी में डाला जाएगा। जो एफ की वैल्यू जी में डाल के पहले सिंप्लीफिकेशन करवाओगे, डी स्क्वायर माइनस के 3 के डी के अंदर आपने एफ की वैल्यू को प्लॉट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करवाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर डी के अंदर डी की वैल्यू जो कि 7 गिवन है डाल दोगे। अच्छा, एक और बच्चा बता रहा है सर बीबीए के अंदर ऐसे आया था, द इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेसेस। नंबर सीरीज के 6 सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, बाकी याद नहीं आ रहे। बेसिक मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट था, परसेंटेजेस थे, वर्ड प्रॉब्लम थे, फ्रैक्शन से, वर्क टाइम का प्रॉब्लम था। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना कुछ भेजा हुआ है कि सर एक सर्कल है, उसमें ट्राइंगल आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है, रेडियस आपको गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर के बराबर, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीडी। इसको चेक कर लीजिएगा यार, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है फास्ट के लास्ट मैराथन के अंदर भी। इसके अलावा शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स के ऊपर मेरे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हिब्बा हमारे पास फरमाती हैं सर देयर वाज द बेसिक मैथ्स क्वेश्चन लेटर इन 20 मिनट्स, साकिब कैन राइट 16 लेटर इन 20 मिनट्स एंड रजा कैन राइट 2 लेटर्स इन 10 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक ऑल ऑफ देम टू राइट 36 लेटर्स। सबका रेट निकालना पड़ेगा यार, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली टायर्ड नाउ। अली अली अगर 12 लेटर्स को राइट कर रहा है 20 मिनट के अंदर, तो 12 को ऊपर रखोगे, 20 को नीचे रखोगे, तो यहां से अली का एक लेटर टाइप करने का पर मिनट का टाइम आ जाएगा। सिमिलरली साकिब जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, साकिब आपके पास पर्टिकुलरली साकिब भाई कर रहे हैं 16 लेटर को 20 मिनट में टाइप, 16/20 आ जाएगा मेरे पास, सही है। और रजा का रेट क्या है, रजा साहब जो है हमारे पास, रजा ये 2 लेटर्स को 10 मिनट में टाइप कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई वगैरह करके चेक कर लीजिएगा, आपके पास सबका इंडिविजुअल रेट आ जाएगा। जो भी आपका इंडिविजुअल रेट आए, चलो मैं बता देता हूँ यार। 2 6 12 एंड 2 5 2 10 इज 20, 6/10 का मतलब है बेटा 0.6 आ जाएगा। 16/20 का मतलब है 2 8 16 एंड 2 10 20, तो 0.8 का रेट आ जाएगा लेटर पर मिनट। और एक लेटर टाइप करने का 1 मिनट में क्या रेशियो आ रहा है। और 2/10 का मतलब है 2 1 2 5 10, तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 ऐसे 0.2 को कहते हैं। यानी कि अली का, साकिब का और रजा का आप लोगों ने सबसे पहले इंडिविजुअल रेट निकाल लिया लेटर पर मिनट का। अब आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, इसको आपस में एडअप करवा दोगे। कंबाइंड रेट क्या आ जाएगा आपके पास, तो कंबाइंड रेट क्या आ जाएगा मेरे पास, कंबाइंड रेट आ जाएगा सिंपल 0.6 प्लस का 0.8 प्लस का 0.2, तो ये आ जाएगा बेटा। अगर इसके बाद भी फास्ट में एडमिशन नहीं हुआ ना तो घर पे आके मैंने पिटाई लगानी है, पहले बता रहा हूँ। तो 0.6 प्लस का 0.2 0.8 ही बन जाएगा, 0.8 तो ये बन जाएगा 16, यानी कि 1.6 लेटर्स पर मिनट के बराबर। तो कंबाइंड रेट आ गया। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर ये सारे कंबाइन मिलकर लिख करें 36 लेटर को तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड देम टू राइट दी 36 लेटर्स। तो यानी कि अगर मुझे टाइम निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा, जो कंबाइन काम है, कंबाइन काम क्या है, 36 लेटर है, उनका कंबाइन रेट को डिवाइड करवा दीजिए। तो 36 लेटर को मैं डिवाइड करवा दूंगा 1.6 के ऊपर, तो ये बन जाएगा 36 का 36, 16 का 16, और डेसिमल जब राइट साइड पे जाएगा तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा सिंपल 10 का 10। अब 2 8 is 16 एंड 2 1 2 एंड 2 8 is 16। तो फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाता हूँ 2 4 is 8 एंड 2 5 is 10। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाता हूँ तो 2 2 is 4 एंड 2 9 is 18, 5 9 is 45, यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। 45 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हो डायरेक्टली, बेसिक मैथ्स है यार। 2 2 4 एंड 2 2 is 4, 2 5 आ रहा है ना, 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो अगेन 2 2 4, एक कैरी जाएगा, डेसिमल के बाद 22.5 बन जाएगा। यानी कि इनका जो कंबाइंड काम करने का टाइम लगेगा, इनको 22.5 मिनट्स लग रहे होंगे। इट्स दी बेसिक लॉजिक, सही है ना भाई, 22.5 मिनट्स लगेंगे इनको कंबाइंड काम करने के अंदर। एक और बच्चा कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कॉस नेगेटिव का 15, तो बेटा कॉस नेगेटिव का 15 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे,
भाई cos नेगेटिव 15 को अगर मुझे सॉल्व करना है ना, cos नेगेटिव का 15, तो cos की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव साइन क्या कर जाता है, खा जाता है। cos 15 की वैल्यू क्या होगी, देखो मुझे पता है कि cos 0 बराबर होता है किसके, 0 के, जबकि cos 30 डिग्री बराबर होता है किसके, √3/2 के। और √3/2 मैंने आपसे कहा था आपको एंगल्स की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, इनकी डेसिमल में वैल्यू क्या होती है, √3/2 बराबर होता है 0.86 के, तो 0.86, तो cos 0 देखो, सॉरी cos 0 बराबर है किसके, 1 के, प्लीज पार्डन मी ऑफ, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। cos 0 बराबर होता है किसके, 1 के, और cos 30 बराबर होता है 0.86 के। तो मुझे अगर cos 15 निकालना है तो cos 15 के दरमियान का होगा ना, तो 0.86 को 2 पे डिवाइड करवा दो, इसके दरमियान का कोई भी नंबर आपके पास आ रहा होगा जो भी लगभग करीब का नंबर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, x and y आर किड्स ऑफ a and b and b इज नॉट अ वाइफ ऑफ द a, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ a and y। अगर x और y किड्स आ रहे हैं a और b के, तो लेट सपोज x के जो वालिद मोहतरम है वो a है, और y के जो वालिद मोहतरम है वो b हैं, सही है, या वालदा, और a और b, a and b is not the wife of a, okay, so what is the relation of a and y, तो क्या रिलेशन होगा, अननोन का रिलेशन होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऑप्शंस का गिवन थे, इंटीग्रेशन पास्ट पेपर से थी, IQ बहुत इजी, a इज लेसर देन b एंड b इज लेसर देन 0, तो क्या होगा, n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये बेसिक चीजें यार मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई है, खुदारा मुझसे ये मत पूछिएगा आप यार, n कॉम्बिनेशन 1 बराबर अगर n कॉम्बिनेशन 0 को, तो आंसर क्या होगा। इसके अलावा फास्ट पेशावर कैंपस के एक बच्चे ने पेपर अपना शेयर किया कि सर एक प्रॉपर्टी आई हुई थी log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, जाहिर सी बात है इसको बेटा ब्रेक डाउन करवा दोगे। अच्छा इंग्लिश के अंदर मीनिंग ऑफ हेगल आया हुआ था, प्लेसेड आया हुआ था, एंटोनियम ऑफ इमर्ज आया हुआ था। इसके अलावा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल a प्लस बी टू a माइनस बी में ब्रेक करोगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले लॉग आ जाए, लॉग बारी बारी दोनों टर्म्स में अप्लाई होता है और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, आपके पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की अंदर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, अगेन ऑप्शंस के बारे में सॉल्व करना थोड़ा टफ है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो हम लॉजिक अप्लाई कर लेंगे, तो भाई थीटा के सामने वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये आपके पास बेस आ गई, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा था। अच्छा एक और एग्जामिनर कह रहा है कि सर 2 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, 1 सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द लार्जर सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल एनक्लोज इन द लार्जर सर्कल। बेसिक चीज है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व करवाया था, दोनों सर्कल के रेडियसेस बताए हुए हैं, आपको बाहर वाले सर्कल का क्या निकालना है, फाइंड द एरिया आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। आप पहले दोनों सर्कल्स का एरिया निकालोगे, फिर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करवा दोगे, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा कि बाहर जितना बाहर वाला एरिया हिस्सा है ना उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, सिंपल x + y निकालना है, इससे आसान चीज नहीं हो सकती भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपको। देन आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, x² + y², आगे आ रहा है 2r sin थीटा x माइनस का 2r cos थीटा y, तो एग्जामिनर कह रहा है सेंटर क्या होगा, तो भाई सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, जो भी x वाली टर्म आ रही है इसको भी -2 पे डिवाइड करवाओ, जो y वाली टर्म आ रही है सिंपल लीनियर y, इसको भी -2 पे डिवाइड करवाओ, तो 2 डिवाइड बाय -2 ये बन जाएगा नेगेटिव का r इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे -2 से -2 कट गया तो ये बन जाएगा सिंपल r cos थीटा, तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द मैट्रिक्स इफ दिस स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लूं, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज करूं, तो आंसर मेरे पास नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आए, यानी कि आपको पहले क्या करना होगा, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना होगा, फिर ट्रांसपोज करना होगा, तो आंसर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूं, तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के अंदर पहले आप कॉन्जुगेट लोगे तो नेगेटिव का 2 आया उठा, यहाँ पे भी नेगेटिव का 2 आया उठा, तो कॉन्जुगेट में करते हैं क्या हो, जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं उन सबके साइंस को अपोज कर देते हैं ना, जो आपकी इमेजिनरी टर्म्स होती हैं, 7 आउटा नेगेटिव के अंदर तो पॉजिटिव में बन जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज भी अगर मैं लूंगा तो ये बन जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और इधर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 2 आयोटा, और इधर आ जाएगा 7 आयोटा। अब यार डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है, अब यही क्वेश्चन यार यहाँ पे बच्चे ने कोई ब्लेंडर मारा हुआ है, तो अगर अब ये नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो ये आ गया नेगेटिव का x नेगेटिव, क्योंकि सारी टर्म्स के अंदर आयोटा आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिर मैं ये भी मैं कंसीडर करूंगा, ये भी इमेजिनरी टर्म आ रही है, क्योंकि देखो सारी टर्म्स आयोटा वाली आ रही है, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये भी मेरे पास क्या आ रही है, इमेजिनरी टर्म ही आ रही है, तो इसका भी जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो इसका भी नेगेटिव साइन लगा दिया। अब जब मैं नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव एक्स के बराबर ही आ रहा है, मेरे पास x की वैल्यू कैसे आएगी यार, डिपेंड करता है अगेन ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बच्चे ने लिखने में गलती करी हुई है। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा था एरिया कैलकुलेट करना है आपको, जो है ना ट्राइंगल के अंदर आपको बेसिकली क्या गिवन है, साइड्स की वैल्यू गिवन है, एरिया निकालना है, तो साइड ए भी गिवन है, साइड बी भी गिवन है, साइड सी भी गिवन है आपको। जो एक और क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताइए, साइड ए की वैल्यू 40 है, साइड बी की वैल्यू 20 है, साइड सी की वैल्यू 20 है। मुझे वैसे पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना वो 0 के बराबर होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स की वैल्यू सेम आ रही है,
जब हीरोज लॉ अप्लाई करोगे ना तो चेक कर सकते हो यार, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू दिस थिंग, आप चेक कर लो भाई, सिंपल। आप सभी पैरामीटर पहले निकालो, सभी पैरामीटर निकालोगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके, a 40 है, b प्लस सी भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 40 ही आएगा। तो फिर आप हीरोज लॉ को अप्लाई करोगे, s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस सी, सिंपल एरिया निकाल लोगे जो कि 0 के बराबर ही आ रहा होगा मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 29। तो चेक कर लेना भाई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 29, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो आपके पास क्या आ रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो 20 और 29 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 3 कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बेसिक चीज है यार। 20 और 29 के दरमियान कितने आपके कर रहे हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस सीरीज में सॉल्व करवाए थे। 21 एक 3 का मल्टीपल होता है, 24 एक होता है, डायरेक्टली कर लो यार, 27 होता है, भाई यही होते हैं 3, इनके स्क्वायर का सम बताना है आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि भैया तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 2 का, परपेंडिकुलर नहीं गिवन आपको, और बेस आपको गिवन है √3 की, सही है ना। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सबसे पहले तो आप कर्ली ब्राउन हेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, तो कॉस बीटा आ जाएगा किसके बराबर, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस गिवन है √3 के बराबर, हाइपोटेन्यूज गिवन है 2 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस वहां पे जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर किसके होता है, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर होता है 30 डिग्री के, ये थीटा आ गया 30 के बराबर, तो साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 190 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, बेसिक मैथ से सॉल्व कर सकते हो यार, a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन c मल्टीप्लाई बाय b, चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर आ रहा है। इफ द सेट हैज द एलिमेंट देन पावर सेट्स आर, इफ सेट हैज द एलिमेंट देन पावर सेट्स आर 2 की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है पावर सेट कैलकुलेट करने का। हाउ मेनी पावर सेट्स आर पॉसिबल इन नल सेट, नल सेट का खाली एक ही पावर सेट होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, ये अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना तो आपका ऑर्डर क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में 3/3 की फॉर्म होती है, तो 1 2 0 आपके पास ऑर्डर 3/3 का होना चाहिए। एक और क्वेश्चन गिवन है n माइनस का n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 4 माइनस n स्क्वायर। अगर तो बेसिक क्वेश्चन आ रहा है बेसिक मैथ्स का तो n कॉमन ले लो, 1 माइनस का n ऊपर बच गया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ माइनस का n स्क्वायर कॉमन लूंगा जानबूझ के, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पॉजिटिव का 1 माइनस का n स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से n कट गया तो ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया सिंपल, नेगेटिव का साइन ऊपर भेज दिया तो नेगेटिव का 1/n, और ऊपर आ रहा है 1 माइनस का n, और नीचे मेरे पास 1 माइनस n स्क्वायर आ रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक दफा आ जाएगा सिंपल 1 प्लस का n इंटू 1 माइनस का n, तो 1 माइनस n से 1 माइनस कट जाएगा, तो नेगेटिव का 1/n इंटू n आ रहा होगा। हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है, सही है, आई थिंक राइट ऑप्शन सही है, वेरी गुड। टेंजेंट अल्फा माइनस 70 क्या होगा, अब डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन आए थे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा व्हाट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड, अब डिपेंड करता है, यानी कि आपको अल्फा की अगर वैल्यूज बतानी है तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। अच्छा, ई की वैल्यू आ रही है 0.06, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो 1 से छोटी आ रही है 0 से बड़ी आ रही है, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, सिंपलीफाई करवा दो, क्या मुश्किल है इसमें। ऊपर आ रहा है 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं ओपन करवाता हूँ तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे ओपन हो गया, बल्कि इसको ओपन भी क्यों करवा रहा है यार हाशिम ज़िया, क्या कर रहे हो। 7 फैक्टोरियल को ओपन करवा लो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल को भी ओपन करवाऊंगा तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कट गया, तो ये बन गया 7 5 35, 1/35 आ जाएगा। डेरिवेटिव ई की पावर साइन 2x किसके बराबर होगा, एक दफा ई की पावर साइन 2x लिखोगे, फिर पावर माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो ई की पावर साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा, सिंपल साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा किसके बराबर, साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x के बराबर, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये मैराथन से आ रहा है, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, अगेन ये बहुत दफा बता दिया, u इंटू वी की फॉर्म पे सॉल्व कर लो इसको, सिंपल तरीके सॉल्व हो जाएगा। cos अल्फा यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन पूछा हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास, भाई मेरी बैटरी भी इंसान हूँ भाई, तो इसमें परेशान मत होइएगा सर ये ऐसा क्यों बताया आपने, सही है ना। तो x प्लस 1/x की पावर 10 विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो भाई सिंपल शॉर्टकट अप्लाई करो, r इज इक्वल टू एन पी, तो n बराबर है 10 के, ये क्वेश्चन वैसे कल मैंने बताया है, माइनस का m, तो m की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, और m प्लस का तो 1 प्लस का 1 2, तो ये 1 प्लस का 1 यानी कि 2, तो ये क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू 5 आ गई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लोगे, कल की क्लास में भी सॉल्व करवाया था। तो अच्छा सिर्फ आपको टर्म बतानी है कौन सी टर्म होगी, तो 3 टर्म होगी बेटा, टी आर प्लस 1 ना, तो r 5 के बराबर आ गया, तो r निकालने के लिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट इज np माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का q बेटा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप पैरामीटर आपकी वो आ रही है, चेन रूल पे सॉल्व होने वाली इक्वेशन आ रही है, y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, सिंपल y वाली टर्म की आप डेरिवेटिव ले लो बेटा, तो y वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, अब y वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव का t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 2t, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल dy बाय dt, सही है ना। और सिमिलरली x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाय dt आ जाएगा सिंपल बराबर 1/2 कांस्टेंट पहले आ गया, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाऊंगा dt से dt कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 2t और नीचे डिवीजन 1/2, नीचे वाला नीचे से पता है कि मल्टीप्लाई होगा, सिंपल तरीके फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा एग्जामिनर देन आगे कुछ कह रहा था, इफ c इंटू a स्क्वायर माइनस c इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस a माइनस बी, तो सी बी क्या होगा, डिपेंड करता है इक्वल टू के सिर्फ क्या वैल्यू गिवन थी। एक और क्वेश्चन गिवन था k-1 का k-1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का k, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 4/3 देन फाइंड द k। क्या मुश्किल है यार इसके अंदर, आप सम ऑफ रूट की इक्वेशन बना लो पहले। क्या बन जाएगी सम ऑफ रूट की इक्वेशन, सम ऑफ रूट की इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का b, तो नेगेटिव b बराबर है किसके 2k प्लस 1 के, a बराबर है किसके k-1 के, और एग्जामिनर कह रहे हैं सम ऑफ रूट की वैल्यू मैं ऑलरेडी तुम्हें बता रहा हूँ 4/3 के बराबर है। सॉल्व कर लो यार इसको, क्या इशू है। ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव का 2k नेगेटिव का 1, ये k माइनस का 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 इंटू k माइनस का 1 बन जाएगा, 3 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा नेगेटिव का 6k माइनस का 3 इक्वल टू 4k माइनस का 4। अब तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दो, माइनस का 3 प्लस का 4 बन जाएगा, 4k प्लस का माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा, 4k का 4k प्लस का 6 के नेगेटिव 6 से वहां जाएगा तो प्लस 6 बन जाएगा। चेक कर लो कि वैल्यू आ जाएगी। द वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ द अनदर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर होता है। अच्छा ये हमारे पास जो, अच्छा ये जो ग्राफ होता है ना भाई, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है आपके पास, सिंपल एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की लाइन आपके पास ये वाली लाइन होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन आपके पास ये वाली होती है, क्योंकि सही है ना, तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, चेक कर लीजिएगा एक दफा इसको भी। अच्छा cos 470 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी क्या होगी, चेक कर लेते हैं भाई। 470 कैसा एंगल है, 360 से बड़ा आ रहा है, तो 470 में से, क्योंकि 470 360 से बड़ा आ रहा है और 360 के ऊपर जाके एंगल खत्म हो जाता है, तो 470 में 360 को पहले माइनस करो, तो 0 का 0 साथ में चाहिए, 1 4 में 3 का 1, 110 आ रहा है। 110 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 110 डिग्री लाई करेगा इधर कहीं पे, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है कॉस का क्या होता है, नेगेटिव का होता है। ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑल सिली टॉम कैट, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन का होता है। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, z इज इक्वल टू 3 प्लस का अंडर रूट नेगेटिव का 9, तो ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखूँ ना तो ये बन जाएगा हमारे पास √9 का मतलब है 3 और नेगेटिव का 9 आ रहा है, नेगेटिव का √9 आ रहा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल किसके बराबर, 3 का माइनस का 3 3 9 आयोटा। तो इसका अब आपको क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ दी z कॉन्जुगेट बताना है। इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस का 9 आयोटा, तो 2 टाइम्स का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 इज 6 और 9 2 इज 18 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ln इंटू ln x, रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में बता दिया था। एक और क्वेश्चन आ रहा है, अरे भाई बेहतरीन, कि log बेस 10 e की पावर ln sin e। बेटा e की ये प्रॉपर्टी होती है कि e की पावर में कभी भी ln आ रहा हो ना, e उससे काट देता है। e की प्रॉपर्टी होती है कभी भी e की पावर के अंदर ln आ जाए, e क्या करेगा, उसको कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, log बेस 10 और यहाँ पे अब आ रहा है sin e, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। sin e का मतलब क्या है, देखो e इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर, तो आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है आपको लास्ट टर्म गिवन है जीपी के अंदर, पहली टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आपको आर की वैल्यू बतानी है। सिंपल जीपी का फॉर्मुला अप्लाई करो मेरे प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1, तो ए एन बराबर है 2 के, फर्स्ट टर्म बराबर है 8 के, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एन माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 ये 2 बन जाएगा, तो 2 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 2 मतलब 2 4 8, तो ये 1/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 1/2 के बराबर आ जाएगी, चेक कर लीजिएगा यार। सही है भाई, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इंसान हूँ यार, नॉर्मल सी बात है। इससे पहले JIK की वीडियो भी डिजाइन करी थी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं, मजे का क्वेश्चन आ रहा है, ये लॉजिक मैंने कल ही बताई थी, आपको कल की क्लास में बताई थी। लॉग बेस 32 फंक्शन x इक्वल टू 0.8, 0.8 का वैसे मतलब क्या होता है, 0.8 कहते हैं 1/4 को, नहीं 1/0.25, नहीं चेक कर लेते हैं यार, 8/10 हो जाएगा ना, 8/10 का मतलब है 0.8, यानी कि 8/10 बन गया, तो 2 4 10 2 5 10 4/5 होगा, सॉरी माय बैड। तो ये क्वेश्चन आ रहा है log 32x 0.8 होता है 4/5 के बराबर, क्योंकि 0.8 का मतलब है 8 डिवाइड बाई 10 2 4 2 5 10। अच्छा अब देखो मैंने आपको क्या बेस पावर प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई दुनिया के अंदर जो भी आपका फंक्शन होता है ना, एक तरफ लिखोगे इक्वल टू का साइन, जो भी आपकी बेस आ रही है ना उसको यहाँ पे लिखोगे पावर में आ जाएगा 4/5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास 1.6 आ रहा है, उसका रेशियो 1.2 के साथ है, और ये डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू होता है 2.4 रेशियो x। इसको सिंपल तरीके से लिख दो, ये बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है 1.6 डिवाइडेड बाय 1.2, डबल रेशियो का सिंबल का मतलब होता है इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय x के बराबर। इसको आप सिंप्लीफाई करवाओगे आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर बेसिक मैथ्स है यार, सॉल्व कर लेना खुद से बैठ के। अगर मैं पॉइंट को आगे भेजूंगा डिवीजन में 0 आएगा, डेसिमल को आगे भेजूंगा तो 12 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 2.4 के अंदर से भी डेसिमल को इधर आगे भेजूंगा, अपोजिट साइड पे 10 आएगा, इंटू एक्स का एक्स इट इज, 10 से 10 कट गया,
ये हो जाएगा 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16 इंटू 10 और 12 इंटू 24 एडिट इसका एडिट इज, बल्कि सारी वैल्यूज दूसरे शिफ्ट करवा दो ना। एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 का 24, ये 12 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। अब इनको बैठ के सिंप्लीफाई करवाओगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई के बराबर है 18 के, तो एक्स माइनस जेड किसके बराबर होगा? डिपेंड करता है ऑप्शन का गिवन थे भाई, वैल्यू डाल के चेक कर लो। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 16 माइनस के वाई के, एक्स आ जाएगा 16 माइनस के वाई के, तो 16 माइनस का वाई माइनस जेड मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम्हारे पास अगर साइड ए बी का डिस्टेंस बराबर है 2 टाइम्स साइड सी डी के, अच्छा ये वही क्वाड्रेटल वाली चीज़ आ रही है कि भाई साइड ए बी का डिस्टेंस बराबर है 2 टाइम्स साइड सी डी के, तो अगर आपको वर्टेक्स ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप चेक कर सकते हो भाई, पहले आप ए से लेके बी का डिस्टेंस निकालो, फिर सी से लेके डी का डिस्टेंस निकालो, तो आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई करोगे, पहले ए से बी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई करो, फिर सी से लेके डी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई करो, फिर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन गिवन था कि अगर तुम्हारे पास वाई एक फंक्शन आ रहा है एफ इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और आगे आपको फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक ऐसा फंक्शन लीनियर है, लीनियर है, पैराबोलिक है, या फिर क्वाड्रेटिक आ रहा है। लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है ना बेटा, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। आपके पास आईक्यू का एक क्वेश्चन गिवन था, और आईक्यू का एक क्वेश्चन हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ रहा था, 14 16 16 15 25 21 21 9, आपको ये वाली वैल्यू बतानी थी। चेक कर लेना सम ऑफ कॉलम या सम ऑफ रॉस को, ऊपर या डिफरेंस ऑफ रॉस को, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 400 एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 20, देन फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। यानी कि देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है किसके बराबर, 400 के बराबर, और एरिया ऑफ इट्स बेस इज 20, फाइंड द। बेटा देखो हमें ये बात मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। वॉल्यूम गिवन है 400 के बराबर, बेस एरिया गिवन है 20 का, हाइट कैलकुलेट करनी है, 20 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 डिवाइडेड बाय 20 के, 0 0 कट गया, 220 इज 40, तो हाइट की वैल्यू 20 के बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से फाइनली हमारे पास 9 जुलाई के तमाम पेपर सॉल्व हो गए। इट वॉज अ वेरी हेक्टिक वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं। यार चेक कर लीजिएगा, कोई कमी पेशी रह गई हो तो मेरी तरफ से माजरत है, मगर 9 जुलाई के तमाम शिफ्ट्स के पेपर हैं। इसके अलावा इसके अंदर 8 जुलाई के जो रिमेनिंग शिफ्ट्स के पेपर है मैंने वो भी इंक्लूड करे थे, ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। मेरी तरफ से पूरी मेहनत है। अगर अब भी कामयाब ना हो सके ना, तो बेटा घर पे आके पिटाई होनी चाहिए आपकी। और अगर कभी जिंदगी में डिमोटिवेट हो रहे हो तो रख के चांटा मारना पहले अपने आप को, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। सही है ना, मोटिवेशन मिल जाएगी पढ़ने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।